अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मरागिश वशी सो मन महल बलोच चदेली जोलान के अंदर शुमारा सजना मस्जिद का नाम माजरत मचली गोट बापा खराबी बन चुकी मैं कुछ गया कि और नहीं भाई और एक मौसमी और लगातार कराची तो का मनी के लिए चुशिन रिकॉर्ड पोशी और कदी भी न बीतता मनवती कसानी अंची गिंदे कराची को बिल्कुल और मौसम बीता बोले चू शांजा घंटा दादा घंटा लगातार और बयाग ना के खूबसूरती भी एक कि नज़ारा खूबसूरत भी भले इशंची अपीद बाजी इंची इलाके मैं करा मुल्क के तुका कि सैलाब शिकार बितगा सैलाब आमाज बितगा और कुलिचार का बेरे कि मैंने से दुआ बिकनी और ये मौसम जैसे कुछ लगातार और भी 20 तारीख तक या 19 तारीख तक लगातार पेशन गोयास थी जी पेशन गोई भी तक कि तूफ़ानी और भी लेकिन हमशे नबीत अल्लाह पाक रहम को अंगा भी हंसते लेकिन और देखिए या कमरे से कि मौसम सज्जी नानी गोट ख़राब कुतगम तप या कंचिनी वायरल तपी कब तक कि यकी दूमिया मुंतकिल बह गई गोट ख़राब बह गया फ्लू बह गई तो बैदे कि सेफ़ बेकने भी सेफ़ वश मनबे अल्लामा लेकिन एक कसानी रिक्वेस्ट ही करा कि ये बीमारियाँ दिलग्रान मबेता या ये मौसमी बीमारियाँ शंची दिलग्रान मबेता होती चुपकना एंटीबायोटिक के इस्तेमाल मकनाने था कोशिश तब देखने था कि लाइट दरमान चुका पोली या पैरासीटामोल या अंची जो दरमान जो दवाइयाँ आए होती चुपकना भी देता ताकि शुमे चौक आस्ते आस्ते भले बेहतरी नीम का बरोते और ये दरमाना भी तो का अगर शुमे 4 लिखे था कि 4 घंटा डोज भी देता मतलब 4 घंटा वक्फा अल्लामा बेखता ये दरमान के एंटीबायोटिक नया तो कोशिश तब देखने कि कोई भी अंची दरमान सख्ती होती चुक्का नमा देता कि अवली तो मर्दम तपिए और मैं प्रोटेक्टिव जो बैक्टीरिया है मैं तुका अल्लाह पाक का जो मैं सेल्स हैं तुका बैक्टीरिया खुद का जो मैं जाना प्रोटेक्ट करना ये ऑलरेडी मेड गया इम्यून सिस्टम जो ऐसे ऑलरेडी बहाल है लेकिन ये जो सख्ती दरमाना ये हमें बैक्टीरिया ना वापी ना और इसी अच्छी चीज़ भी कि अम्मा बीमारी तो वश भी लेकिन अगर खुदा न खासा जिसमें तो दगे बीमारी है मुंतकिल भी तो ये जो मैं प्रोटेक्टिव बैक्टीरिया ये वक्त गम ये बिल्कुल भी मतलब हवा से तो खनाबा कि बीमारी यार दीर में कहीं में जिसमें आयो कि कोई भी एक चीज़ यार हमारे जिसमान ची में जिसमा सेफ में का पूरा इशन ची अम्मी भी कि मैं जिसमारा कोई भी बीमारी लगित का मैं चुक्कन जिसमारा कोई भी बीमारी लगित का पाहोले तो कई बीमारियाँ तो बैदे के ये सख्त दवाइयाँ एंटीबायोटिक की दवाइयाँ मोती चुक्कन दीर बेकनी अगर ये कुल लगी पशां की दर तपी तो ख़ास कर आयना लाइट दरमान में देता चुमरी नुआरा भी कुल लगी जो मनारा कुल लगी तो मैं चेक करना ये लाइट डोज इस रही करना बस कम वक्फा इस दरमान दे यानी कोशिश तमी करना क्या ये वती जो अंदरूनी सिस्टम में गेश गेश कि मेरा पता है कि आम ही खुल लगी मौसमी तपे तो गेश वतरा वत कंट्रोल में काम भले आई चीज़ अभी इदमा अगर दवाई भी दया तो बाज़ या कसानी मकदार ये दें और इसके अलावा जो दवाई तो का लिखे था कि 4 घंटा वक्फा लमा इरकनगी आई माँ लमा इरकना और ज़रूरत नबी तो माँ ये एंटीबायोटिक बिल्कुल भी न दिया चाहिए कि एंटीबायोटिक हमेशा कि मैं जल्दी चुक्कर वश करेंगे दुम्बा चुके कोई ना कोई अर्च दवाइयाँ नहीं साइड इफ़ेक्ट ज़रूर बीतती तो माँ चुक्कर साइड इफ़ेक्ट या आमाज कर गई तो कोशिश हम लिखने की दिलग्रान मबेता मौसमी बीमारी अल्लाह पाक ज़िंदगी बेदा जब तक ज़िंदगी हस्ती मौत एच कुत रखा जब तक ज़िंदगी मैं दस्ताई तो मौत एच कुत नका कि बैदी की मोती चुक्कर सेफ पिकनी भले अंचो सेफ पिकनी क्या ये दिगे ये चीज़ नहीं आमाज पकनी अच्छा गोली चारू का मर्ची मरागिश अल्लामा स्टार्ट करनी मर्ची में इंफॉर्मेटिव मरागिश होगी मैं नी गोटे वास्ता माजरत कि जस्ते कमोनी गोट ख़राब है और मरागी शदीमा बड़े बड़ी शंचियाबेद मैं कसानी कप्पे को लूटा कि मर्ची बांधा जो एक मैं एक अच्छा अलग ही एक ट्रेंड ही चल गई कि एकदम ये मजाक हो रहा है ना मनुष्य मरा गोशक लूटा कि मजाक चाहिए आई जिस्मानी भी बॉडी शेमिंग गोशा एज शेमिंग गोशा कलर शेमिंग गोशा ये जो मैं अकेला कलर तो का मबाज आसानी चिका कसे रुची ऊँचू स्याई मबाज आसानी चिका कसे रुची ई जो जंडे मबाज आसानी या कसे रुची नी वह तो पीर बित गए मैं ये जो अल्फाज होती दपांचे कशी मारा मालूम नहीं कि ये अल्फाज अंची मैं वती नेचरे तो का चिक्का सख्ती पैदा भी मैं इंसानियत कतार मैं इंसानियत दायरा दीर रो गई
मैं यकी दिल जारी कनगी मैं यकियरा आइए जो तो का अस्ती चीज़ी मैं ये साबित कनगी कि ये चीज़ ये कि तू का अस्ती तो नहीं बदसूरती ये तू का है तो बैदी कि ये चीज़ा एक आसानी कसानी जो गप्पा ये तजलीला एक दूमी मजाक उड़ाएगा माँ एकदम ख़त्म बिकनी पड़ चुके अल्लाह पाक में कुरान शरीफ को लिख था कि कसी कसी मजाक मकनती पड़ चुके अल्लाह पाक सख्त नापसंद है कि एक मोमनी खासकर एक मोमनी ये मजाक है नहीं कि मुसलमान ये मजाक का वर्ड है नहीं अल्लाह पाक बिल्कुल पसंद नहीं सज्जे मखलूक अल्लाह पाक की बनाती है ना और अल्लाह पाक की बनाती मखलूक बिल्कुल भी बदसूरत भी तक ना हर इंसान या हर मखलूक या हर तख्लीक खुदा है बाज़ खूबसूरती तो ये खूबसूरती नज़रों को बेचारे और ये अप्रिशिएट बिकने और ख़ास कर इंसान तो के अंदरूनी जो अच्छाई है जो शर्री है आइए दिल पट्टी पे देता और आइए गौर व फिक्र बिकने था या कि इंसान ज़ाहिरी बेहतर आइए बात ना कोशिश बिकने में समझता और अगर आई बात ने तो का कोई खामी मानी अल्लामा आइए इस्लाह बिकने था बच्चा कि मैं इस्लाम में तो का इस्लाह करना गस्ती भले अंगा भी आइए मजाक उड़ाना या आइए पुश्ता गीबत करना या आइए पुश्ता बदनाम करना नहीं थी मारा मालूम नहीं कि कोजाम इंसान छे जंग होती ज़िंदगी मिल गई इंग्लिश या बतली हंसती उर्दू तो कमी क्वेश्चन थी कि मतलब ब्याह मनी कौशल तो पा देर बेका आई ट्रांसलेशन हमशी कि मतलब मनी मन जो राया रोगा यहाँ अराय सरक मुगाम एर बेका बेचार के चिक्कर सख्ती अराय तुका तो अर्च इंसान होती राय तुका सख्ती होती ग्वाजेन के रोगी मन जानी कई दिल छे गमो दुखी मन जानी कई दिल तुका छे अल्फाज मन जानी कई दिल तुका छे गप्पा छे जहमी मांगा हम यानी ज़ाहिरी खुशियाँ ज़ाहिरी कंदगा और ज़ाहिरी जो आई यानी पर्सनैलिटी ये चारी मत ज़रूर कोई ना कोई अच्छी गप्पे करनी जो कि तहजीब खिलाफ़ी इस्लाम खिलाफ़ी मज़हब खिलाफ़ी इंसानियत खिलाफ़ी और ये जो कसानी गप आई जो कसानी कंद को ठाक आई जो कसानी कसी मजाक उड़ाए नो तजलीली ए मैं दिलारा अंचो सख्त का गोली चारू का कि मैं दिल इंसानियत दायरा दर कहती हूँ और आस्ते आस्ते मैं आदत बन जोड़ हुई और ये नेगेटिविटी जब मैं तो कहती पूरी एक वक्त ही कहती जब मर्दों मैं मजाक उड़ाएंगी और जब मैं गुमामी चीज़ भी जो मद निगरानी व कनी गुरा मार रहा आ चीज़ आ दर्द आ दुख आ हादसा बर्दाश्त न भी तो हर चीज़ की शुमारा बर्दाश्त न भी तो आ तकलीफ़ दिगराना मदेता हर तकलीफ़ के शुमारा बर्दाश्त न भी आ तकलीफ़ दिगराना मदेता अगर शुमा दात न कने बिल्कुल मदेता अमशी मज़ीर कसानी ब्रेक की पता मरागी शदीमा अल्लामा बरी मैं गुम बेता वर्षद के गुली चार का ब्रेक एंड सारे चुके मगो मनी कम तबीयत ख़राब है गुट कमो मनी ची करेंगे लेकिन माजरत देखिए मर्ची में प्रोग्राम इंशाल्लाह बाज़ इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम रहते और बाज़ खासी टॉपिक का माँ सरहाला गप करेंगे और इसी वास्ता गप करने वास्ता मैगमा हमरादारी करेंगे अब सॉरी यहाँ पे बलोची बोलती हूँ यहाँ पे उर्दू बोलती हूँ तो आप लोग कंफ्यूज ना हो मैं तो अक्सर हो जाती हूँ तो हमारे साथ हैं आज ख़ास टॉपिक पे बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बुनियादी जो हमारे हकूक़ हैं अवामी तौर पे हमारे क्या हकूक़ हैं क्या किस बात पे हम लोग जा सकते हैं हमें इन चीज़ों पे अवेयरनेस है या नहीं अगर हमें अवेयरनेस हम लें तो कहाँ से लें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें या जाए वकला के पास ऐसे वकला जो हमारे साथ अभी मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट भी हैं उस हवाले से कि लोगों को अवेयर करते हैं उनके बुनियादी हकूक़ों के हवाले से कानून के हवाले से तो हमारे साथ आज हैं मोहम्मद परवेज़ ख़ान ना और हमारे साथ हैं तौसीफ़ राजपूत अस्सलाम वालेकुम आप लोगों को वेलकम करते हैं और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके वकीलों से बहुत कम मुलाकात होती है नहीं मिलते रहना चाहिए वैसे वकीलों अच्छा? से तो खुद सोशली वैसे तो लोग माफ़ी मांगते भाई कोर्ट कचहरी के चक्कर हम इसीलिए इस प्रोफेशन में आए कि इस स्टिग्मा को ख़त्म किया जाए मेरा मेन मकसद ये है वैसे अगर हम बाहर मुल्कों में देखें यहाँ से अपना हम प्रोग्राम शुरू करते हैं
फिर आपके बारे में भी कुछ जानेंगे Sure, sure. मजीद कि अगर बाहर मुल्कों में देखें तो कानून को बहुत प्यार से लिया जाता है और हर बंदा उसका इस्तेमाल कर रहा होता है। Definitely. यानी कि मेरे पड़ोस में अगर किसी ने ज़ोर से म्यूज़िक भी चला लिया तो हम डायरेक्ट कानून का हम डायरेक्ट उसको 1 to 1 बात नहीं करेंगे, हम पुलिस से बात करेंगे, भाई ये हमारे साथ मसला हो रहा है। पाकिस्तान में कानून को इतना सख्त क्यों माना जाता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर को जैसे कोई मतलब अजाब आ गया हो ऊपर, या हम वो हिंदी में एक अछूत हो गए हो, तो ऐसा क्यों माना जाता है? देखिए, मैं इस पे एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम जो है ना बिल्कुल लोग सही डरते हैं इस चीज़ से कि आप जब कोर्ट जाते हैं या किसी भी जगह पे जाते हैं तो आपको इतनी बार जाना पड़ता है या इतनी बार उन लोगों को अप्रोच करना पड़ता है कि आप खुद थक जाते हैं। इवन दो कि अब वो आपका राइट है, आपके साथ गलत हुआ है, आप विक्टिम हैं, लेकिन विक्टिम बंदे को ही इतनी बार आप कोर्ट बुलाएंगे या इतनी बार थाने बुलाएंगे तो वो खुद ब खुद इस चीज़ ना मतलब डिप्रेस हो जाता है, परेशान हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है, जो कल्चर है, वो सपोर्टिव नहीं है। उस कल्चर में, उस सिस्टम में हम सब लोग आ जाते हैं। फॉर सपोज बीइंग ए ह्यूमन हम खुद हैं, कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी चीज़ होती है तो हम पूरी कौम या हम पूरे जितने भी लोग हैं हम उस चीज़ को रिजोल्व आउट नहीं करने की कोशिश करते हैं। हम लोग क्या करते हैं तो उस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर कहीं रास्ते में कोई इंसिडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो लोग वहाँ पे खड़े होते हैं बजाय इसके कि उस चीज़ को जो है ना देखें। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, ये भी एक खौफ है, जी जी, ये भी एक बहुत से खौफ लोगों है ने मदद करने की कोशिश की जी। लेकिन कानून फिर उन्हीं के गिरबान यही पकड़ यही लेती है। यही रीज़न है कि हाँ, फिर वो आपको ही पकड़ेंगे, वो पकड़ेंगे। कहेंगे कि भाई आपने मतलब कि इसको देखा है, आप थोड़ा सा हमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा फिर वो जो आपने कहा है कि मतलब ऐसा क्यों है कि लोग डरते हैं कोर्ट बहुत कचहरी से डरते हैं। जाने से। दूसरा इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे सिस्टम में लीव्स इतने आते हैं कि आप वो कैसी जगह की मिसाल है, आप कोर्ट में जाते हैं तो किसी ओकेजन पे ऑफ हो गया, मुहर्रम आ गया, फिर 14 अगस्त आ गया, इस तरह करते करते केसेस की डेट एक्सटेंड होती रहती है। फिर वो लोग बजाय एट द टाइम अपना केस चलाने के फिर वो एक्सटेंड होते हैं। लोग इन्हीं चीज़ों से डरते हैं। फिर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही होना चाहिए कि लोगों को अपने केसेस खुद सॉल्व करने चाहिए। अगर कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है या मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, माशरती निज़ाम में मेरा कोई बिल्कुल एक टाइम फिर आपको कोर्ट को सपोर्ट करना चाहिए कि अब मेरी कोर्ट सपोर्ट करेगी। और इसमें बहुत सारे जो आपके वकला हैं वो बहुत कारआमद होते हैं, बहुत ज़्यादा कानून, मतलब मैं तो कहती हूँ कि हम अगर पुलिस से जाने से पहले हम अगर जो हमारे साथ मसले, अभी ये भी मुझे यही बताते, इन्होंने मुझे सिखाया कि जो मसले हैं उनके बारे में खुद जान लें फिर हम जाएं तो शायद हमें कोई मदद मिल सकती है। अच्छा, परवेज़ साहब और तौसीफ साहब जो है वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, वो किस हवाले से हैं ये खुद दोनों हमें बताएंगे। जी श्योर जी। सोशल एक्टिविटी के हवाले से तो सिंपल यही बात है कि हम जहाँ पे भी जाते हैं या मेरी जहाँ पे भी गैदरिंग होती है, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू मुझसे लिंक हों या फिज़िकली हमारा जो है ना कनेक्शन होता हो, इंटरेक्शन होता हो डेली बेसिस पे, तो हम क्या करते हैं कि जब भी बैठे होते हैं तो इन्हीं चीज़ों पे डिस्कशन हो रही होती है कि हमारे जो सोशल इश्यूज़ हैं, हम इन इश्यूज़ से कैसे बाहर आ सकते हैं, जो भी हमारे मसले मसाइल हैं इनको कैसे रिजोल्व आउट किया जा सकता है। फॉर सपोज़ जैसे गली मोहल्लों के मसले, हमारे यहाँ पे तो कॉमन है ये चीज़ें, आपको पता होगा कि देखा गली में जिसका दिल चाहता है वो कचरा गिर देता है, पानी निकाल देता है, कुछ कर देता है, ये हम कॉमन मसले। तो नॉर्मली मेरी कोशिश यही होती है, मैं जहाँ पे भी होता हूँ, जिस इवेंट में होता हूँ, तो मैं लोगों से इस चीज़ की अवेयरनेस देता हूँ कि यार हमें खुद एज ए कौम इस चीज़ से निपटना है, बजाय इसके वो तो हम समझते हैं कि जो इदारे हैं, पर्टिकुलर इदारे हमने इन काम के लिए बनाए हैं, बल्दिया है, दूसरे इदारे हैं, उनकी तो जिम्मेदारी बनती ही बनती है, लेकिन बीइंग ए ह्यूमन हमारी भी जिम्मेदारी है। ड्रेस दिया जाता है इस्लाम में। अगर इंसान इन चीज़ों पर गौर करे तो सब चीज़ें तो गवर्नमेंट और इदारे नहीं करके देंगे ना हमें। अब एक सफाई जब इस्लाम में कह दिया गया है कि आधा ईमान सफाई है, अगर इंसान इस चीज़ को नहीं समझेगा, अगर इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझेंगे तो हम कैसे फिर इन चीज़ों को। इस्लाम में कानूनी फ़राइज़ से पहले फ़र्दी फ़राइज़ है। डेफिनेटली ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने पड़ोसी का ख्याल रखूँ, मैं उसके हुकूक को, ये पहले मेरा फ़र्ज़ है, फिर कानून का फ़र्ज़ है। अब अगर यही बनता है कि आपसे कोई डिस्टर्ब ना हो, हम क्या कहते हैं वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब मेरे लेगुनास क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, पहले मैं वो सर अंजाम नहीं दे रहा हूँ, मैं पब्लिक को ब्लेम कर रहा हूँ और पड़ोसी को ब्लेम कर रहा हूँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम फेस करते हैं बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट। हम उनको यही गाइड करते हैं, प्रॉब्लम्स आने वाले, एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आने वाले, और फिर जो उनको मतलब कैसे टैकल करना है। अगर एक स्टूडेंट चाहता है कि वो यूनिवर्सिटी पढ़ना चाहता है या फिर उनको कोई प्रॉब्लम्स फेस आते हैं, फिर उनको हम उस हवाले से गाइड करते हैं।
हो सकता है जहाँ तक हमारी कोशिश होती है तो हम उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं और फिर बीइंग एजुकेशन भी सपोर्ट करते हैं कि आपको क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या करना चाहिए, कौन सी फील्ड्स में जाना चाहिए, क्योंकि इंटर लेवल पर, मैट्रिक लेवल पर स्टूडेंट्स को इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं होती कि उनको कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए और उनको क्या बनना है। उनके लिए भी तो एक मतलब प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना, उनको आगाह किया जाए कि आपको इन फ्यूचर जी जी कौन सी फील्ड में जाना है। तो कोशिश यही होती है कि उनको अवेयर करें और अपनी भी कुछ जो होती हैं लेगोनाज उन पर भी ओवरकम करें। यही इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी अलावा है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर मैं स्टूडेंट हूँ जी जी तो हमारे हुकूमती इदारे तो बहुत माशाल्लाह से हमें बहुत तंग करते हैं, ये तो मैं कहती हूँ कि बहुत तंग करते हैं, चाहे वो नादरा का ऑफिस हो, चाहे कोई भी इदारा कतार हो, बैठे हुए हैं। मैं लास्ट टाइम एक लाइन में खड़ी थी तो साहब और दोनों बातें कर रहे थे, अब कोई बंदा बोल भी नहीं रहा। मैं अब रमज़ान का महीना है, सब रोज़े में है, मैं भी रोज़े में हूँ, तो मैं बोल पड़ी, मैंने कहा भैया हम लोग लाइन में खड़े हैं, हम लोगों का रोज़ा है, आप लोग बैठे हुए एसी में, हम लोग गर्मी में खड़े हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप में से भी कोई नहीं बोल रहा, उनमें से भी कोई एक्शन नहीं ले रहा। आप यकीन करें वो दोनों फास्ट काम करने लगे, वो डर गए कि ये लोग ना शोर मचाएं। कोई ये कंप्लेन ना क्योंकि करे। पब्लिक बिल्कुल ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, अगर हम यूनाइट हों, पब्लिक अगर इन चीज़ों को समझ ले कि हमारे राइट्स क्या हैं, तो यूनिटी के साथ सब कुछ हो सकता है। और हम इन्हीं चीज़ों की वजह से बोलते नहीं हैं। जैसे आपने कहा कि मैं लाइन में खड़ी थी तो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट आउट किया, तो उनको थोड़ा सा खौफ हुआ, बजाय इसके कि वो आपको कुछ कहते, उन्होंने काम तेज़ करना शुरू कर दिया। उनको इसी चीज़ का डर था कि आज एक बोल रहे हैं ये, अगर हो सकता है सब ने आवाज़ उठाई तो हमारा तो काम ख़राब हो जाएगा। क्योंकि यही वजह है हमें फंडामेंटल राइट्स की अवेयरनेस नहीं दी जाती, क्योंकि ये तो आइन में बाकायदा लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि आपको 5 ईयर से लेके 16 ईयर्स तक आपको फ्री एजुकेशन देनी है। अब ये हमें अवेयर नहीं किया जाता, ना हमें दिया जाता है। डेफिनेटली फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे, हमें अब हम इनको कैसे लेंगे? ये राइट्स पाकिस्तान है, पहली बार सुन रही हूँ वैसे। हाँ, ये नहीं rights नहीं पाकिस्तान ये है। ये तो फंडामेंटल राइट एजुकेशन का इक्वल एजुकेशन आर्टिकल 25A में वाज़े लिखा हुआ है, राइट टू एजुकेशन। राइट टू ये आपका एजुकेशन राइट है में। अच्छा, अगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकती कि जी, मेरा जी, जी, बच्चा जो है एक अच्छे स्कूल में जाए, तो ये गवर्नमेंट का हक है कि मुझे सपोर्ट करे। सब्जेक्ट टू लॉ, जो लॉ कहता है, जो law मतलब कहता जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर सकती है वो चीज़ें आपको देगी। सब्जेक्ट टू लॉ का मतलब यही होता है। मतलब वो बुनियादी चीज़ें। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, अगर हम उस पर बात करें, देखें ना, आज से अगर आप थोड़ा सा टाइम पीछे चले जाएं, जैसे मैंने सुना है, क्योंकि मैं तो इतना ज़्यादा इस चीज़ को नहीं जानता, लेकिन जो हिस्ट्री बताती है, हमने सुना है कि 1978 1979 आज से 25-30 साल पहले प्राइवेट एजुकेशन का कोई रुझान नहीं था, जब मैंने सुना। गवर्नमेंट इवन एग्जैक्टली ये कहा जाता था कि अगर कोई बच्चा नालायक है जो नहीं पढ़ सकता, वो प्राइवेट में जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का जो मयार था, जो एजुकेशन थी, वो इतनी हाई थी कि लोग वहाँ से पढ़ लिख के जो है ना साइंटिस्ट बने, डॉक्टर्स बने, उन्होंने एक नाम कमाया। उसका रीज़न क्या था कि वहाँ पे पंक्चुअलिटी थी, वहाँ पे ऑनेस्टी थी, टीचर्स ईमानदार थे, टीचर पढ़ाते थे, टीचर बच्चों को अपनी औलाद की तरह समझ के पढ़ाते थे। लगता था कि हाँ, एक स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है तो वो कुछ बन के निकलेगा। वहाँ पे तमीज़, अदब, एटिकेट्स, हर चीज़ सिखाई जाती थी। अब क्या हो गया है? अब ये हो गया है कि आप जो पॉलिटिशियंस हैं या जो भी लोग हैं, वो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, उन चीज़ों को प्राइवेट कर दिया गया है, लोगों के अपने इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं। अब आपको पता होगा कि एक गवर्नमेंट टीचर है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, उसी का जो है ना एक स्कूल प्राइवेट नाम से जो है ना चल रहा होगा, तो डेफिनेटली फिर वो क्यों ईमानदारी से वहाँ अपने बच्चे जो है एग्जैक्टली उनके अपने बच्चे जो है ना वो प्राइवेट में पढ़ रहे होंगे। अच्छा, इस पे ना मैं पर्सनली बड़ा एक ना, मुझे बहुत मेरा दिल दुखता है, मैं इस पे बात भी करना चाहता हूँ कि ऐसा एक लॉ आए प्लस उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो कि आप जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, जितने भी जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, प्राइवेट सेक्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो प्राइवेट सेक्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आपने पब्लिक स्कूल में जाना है, जो गवर्नमेंट स्कूल, उनके लोग एग्जैक्टली जब तक आपके बच्चे वहाँ जाएंगे तो आपको टेंशन होगी कि मेरा बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा, तो आप फिर दूसरों के लिए काम करेंगे। आप डॉक्टर्स जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, आप प्राइवेट क्लिनिक नहीं खोल सकते और ना प्राइवेट इलाज करा सकते, आप वो करेंगे। अच्छा, मैं ये भी आपसे एक बात कहूँ कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट इदारों में बैठे हैं, जिनकी सैलरी हम पे करते हैं, डेफिनेटली देखें, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो आप और मेरी टैक्स की सैलरी से काम कर रहे हैं ना, लेकिन वो मेरे जो टाइमिंग्स हैं, जो मेरे टाइमिंग्स हैं, उसको आधा मुझे देके आधा वो प्राइवेट क्लिनिक में बैठ जाता है, तो क्या मैं उस पर
आवाज़ उठा सकती हूँ। बिल्कुल उठा सकते हैं हम। Exactly, देखें उनकी ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो काम कर रहे हैं उनको प्रॉपरली सर अंजाम देना है। और जब तक ये काम देखें लॉज तो हमारे पास अच्छा, अनलिमिटेड हैं, जब तक मैंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो ये भी सुना है कि गवर्नमेंट का जो आदमी है, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 2 काम नहीं कर सकते। डेफिनेटली जो- बिल्कुल यही ये राइट है। डॉक्टर जो प्राइवेट ये बैठे हुए हैं प्राइवेट क्लिनिक्स में, क्लिनिक्स बनाते हैं। तो क्या ये दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इसका मेन रीज़न क्या है कि देखें जो Blackmailing शुरू, सब डेफिनेटली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो कोई भी दूसरा काम नहीं कर सकता है। इवन जब भी हम किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में किसी गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो ये हम ओथ भी देते हैं कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, और अपना फुल टाइम यहाँ पे देखे मैंने अपना काम करना है जो मेरी टाइमिंग है। अब यहाँ पे क्या होता है हमारे यहाँ पे नॉर्मली जी। कि जो डॉक्टर्स हैं या जो भी टीचर हैं वो क्या करते हैं, सुबह में उन्होंने अपना काम किया, इवनिंग में वो किसी और यानी कि जो बेनामी आपने सुना होगा है ना, बेनामी किसी और नाम से वहाँ पे जो है ना उन्होंने क्लिनिक खोला या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया और उसको ऑन वो खुद कर रहे होते हैं बैकडोर से, लेकिन चला कोई और रहा होता है। मतलब उनको तो ये रिप्रेजेंट करने सीन वाला हो तो रहा है। वही आप बंदा एक होता छोटी सी है। बात में बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ और ये शो भी ज़ाहिर बात है बलूचिस्तान में ज़्यादा देखा जाता है। तो मैं क्वेटा में थी, तो मुझे क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं हॉस्पिटल सामने गवर्नमेंट हॉस्पिटल था तो मुझे आसानी होती थी आने सही, जाने सही। में। मज़े की बात ये है सारे डॉक्टर्स जो हैं वो थे हड़ताल पे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहाँ पे सैलरी पे हो रही है वो सिर्फ अपने चंद बेनिफिट्स के लिए हड़ताल पे थे। लेकिन यही डॉक्टर अगर मुझे इनसे अप्रोच करना है तो मैं किसी प्राइवेट क्लिनिक में जाऊँ जो कि बहुत दूर है, लेकिन क्योंकि मैं पहुँच सकती हूँ, फाइनेंशियली मैं थोड़ी सी स्ट्रांग हूँ तो मैं उन तक पहुँच सकती हूँ। लेकिन मैं हैरान हो जाती थी जो लोग वहाँ पे ज़मीन पे बैठे होते थे ना, उनके पास कोई जगह थी ना कोई सहूलियात थी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो कोई सहूलियात भी नहीं है और वाकई बकौल आपके हम लोग आवाज़ उठाने वाले भी नहीं हैं। तो मैं हैरान हो जाती थी कि डॉक्टर जो हल्फ उठा आपकी फील्ड हल्फ उठाने वाली है। बिल्कुल हमारा आप लोग प्रोफेशन कसम है, किसी का उठाते हो प्रोफेशन और एक पाक किताब को रख के कसम उठाते हो, आप लोग कैसे अपने हक से अपने हकायक से हट सकते हो। तो मैं हैरान होती थी वहाँ पे कि ये लोग अगर आप हड़ताल पे हैं तो हम अपनी फील्ड से शोबे से हड़ताल करें। आप यहाँ से सैलरी भी ले रहे हैं, आप वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में भी बैठ रहे हैं। अच्छा ये आपकी वाली बात है कि पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन कोई बंदा अपने मुंह से कुछ कह नहीं सकता और यहाँ तक कि गवर्नमेंट खुद भी इनको नहीं कह सकती। अब देखें ना इस पे अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये हम यही बात है ना जो हम पहले से बात करते हुए आ रहे हैं कि हम बीइंग ए नेशन जो है ना जी। हम इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं। समझ नहीं पा रहे हैं। अगर मेरे कोई भी ग्रीवेंसेस हैं, मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन है, मुझे कोई भी चीज़ चाहिए, मुझे एक पर्टिकुलर इदारे से चाहिए ना जी। मैं उसके खिलाफ जाके कंप्लेन करूं, उससे बात करूं जो लोग वहाँ पे आए हैं जिनको मैंने सर्व करना है। चाहे चलो मैं ओथ को भी साइड पे रख देता हूँ, एक इंसान होने के नाते क्या ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं किसी की हेल्प करूं, रीजन भी यही है मैं किसी के लिए जो है ना खिदमत करूं। हम एजुकेशन से आगाह नहीं करते। अब हमारा लिटरेसी रेट देखें ना मैम आपकी बहुत, और मैं अब जब लोग तक हैं। एजुकेशन नहीं आएगी आवाम को शऊर नहीं आएगा, जब तक आप एजुकेशन रेशियो नहीं इंक्रीज करेंगे वही बात आएगी फिर कि फंडामेंटल राइट क्या है, आपको एजुकेशन देनी है। जब पहला नहीं एजुकेशन भी है भी तो शऊर नहीं है। वो एजुकेशन डिग्री की हद तक है ना, साथ नहीं है ना वो एजुकेशन एक डिग्री की हद तक है, बिल्कुल। कागज़ों की डिग्री आपके पास मौजूद है। अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे लेवल क्या है, इवन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, मतलब दिल पे जो है ना अफसोस बहुत ज़्यादा होता है कि फिर भी पंजाब का लिटरेसी रेट किसी हद तक हमसे बेहतर है। बट हम जो 2 सूबे हैं हमें अपने सूबे में बड़ा दुख होता है। इवन बलोचिस्तान का मुझे हद से ज़्यादा दुख होता है कि जब मैं वहाँ की न्यूज़ देखता हूँ या क्योंकि पर्सनली तो मैंने विजिट नहीं किया, सिवाय आपके 2 बड़े शहरों के आपने कभी बलोचिस्तान को या इंटीरियर सिंध को इनको तो आप डिस्कस ही नहीं करते हैं न्यूज़ पे। आप जब तक उन लोगों को अवेयर नहीं करेंगे, उनकी तालीम पे उन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे तो उनके लिए तो कोई आवाज़ उठाने वाला है। बलूचिस्तान में ये है कि वहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस भी हैं कि लास्ट टाइम क्योंकि मेडिकल कॉलेज में क्योंकि कोयटा में जो है मेडिकल कॉलेज है, लेकिन मसला ये है कि क्योंकि सर्दी थी और गैस नहीं थी वहाँ पे, लाइट नहीं थी वहाँ पे, पानी नहीं था वहाँ पे और बच्चे बाहर नहीं जा सकते थे। मतलब एक बाउंड्री भी सेट किए थे, आप फीमेल्स हैं तो वहाँ पे सारे बच्चों ने हड़ताल कर दी थी, एहतजाज किया था। उस एहतजाज पे जो असातिज़ा है उन्होंने फिर उनको पुलिस बुला ली थी और एक बहुत बड़ा एक मसला हो गया था, बलूचिस्तान में इशू बन गया था। यही मैं कह रही हूँ कि अगर हम राइट पे हैं, लेकिन हमारे जो मैं अक्सर कहती हूँ
कि हमारे अपने लोग वहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, बिल्कुल ही हमारे अपने लोग जिम्मेदार कोई हैं। और तो नहीं है, कोई और बाहर लोग मुल्क का होते हैं बंदा तो उनको नहीं बैठा हुआ लगाने है। वाले। कोई हमारे वोट से पंजाब ही से तो नहीं है, हाँ, कोई कोई कहीं का कराची नहीं। से नहीं, सारे बलूचिस्तान के लोग हैं जो गवर्नमेंट में बड़े बड़े इदारों में काम बिल्कुल, करने वाले बिल्कुल, हैं, जो इन चीज़ के जिम्मेदार हैं। हम्म। कि वो आके सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स को तसल्ली देते हैं, सर पे हाथ फेरते हैं और हम बेवकूफ़ चुप हो जाते हैं। बिल्कुल। मैं अक्सर अपने लोगों को कहती हूँ, बलूचिस्तान के लोगों को कहती हूँ कि गैरों को बोलने से पहले अपनों को ज़रा जांच पड़ताल करें भइयों। डेफिनेटली। क्योंकि हमारे लोग ही उन सीटों पे बैठे हुए हैं जिन सीटों से हम इख्तलाफ रखते हैं बिल्कुल या जी। जिन सीटों से हमारी शिकायतें हैं। बिल्कुल। अपने लोगों से शिकायत करें और अपने लोगों को पहले उनका गिरबान पकड़ें कि ये सहूलियात अगर मौजूद है, लेकिन गवर्नमेंट तो आपको प्रोवाइड कर रही है। डेफिनेटली देखिए ना, ठीक है? अब मैम इस पे हम बात करते हैं तो ये हर साल जो बजट आता है कहाँ जाता है? आपके हर सूबे का बजट बन रहा है, बलूचिस्तान का, जी। सिंध का, जब मेरा एजुकेशन का भी बजट बन रहा है, जी। जब मेरी हेल्थ का भी बजट बजट बन रहा है। है, मेरी ट्रांसपोर्ट का भी बजट बन रहा है, तो मुझे ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ मिल क्यों नहीं रही? मिल क्यों नहीं रही है? आखिर मैं इस चीज़ पे खड़ा क्यों नहीं हो रहा हूँ? हमें यूनाइट होना पड़ेगा हमारे लोगों को। अब जब थोड़ा सा एक टाइम आता है, पब्लिक की यूनिटी नहीं होगी हाँ, तब तक कुछ नहीं होगा। एक टाइम पीरियड है, थोड़ा सा डिफिकल्ट वक्त आएगा, हमें थोड़ा सा महसूस होगा कि अच्छा यूनिटी हम- है, हम्म। लेकिन क्योंकि इतना वर्गलाया जाता है कि बिल्कुल, वो जो बिल्कुल। एक्शन है वो गलत जगह पे वो लिया गलत जाता है। गलत उस पे यूनिटी चली जाती वो है। वो एक मुल्की सदारत, देखिए आपके मुल्क, आपकी हुकूमत आपको आपके सूबे तक वो चीज़ पहुंचा रही है, आपके सूबे में वो चीज़ें गायब होती जा रही है। डेफिनेटली अब वो चीज़ें आपके सूबे में कौन कहाँ लेके जा रहा है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो सिंध जनरल हो, बात है, चाहे सिंध है, बलूचिस्तान हो। पंजाब है, बलूचिस्तान है, केपी के है। तो एक्शंस तो बहुत लेते हैं जी, हमारे जी। माशाल्लाह से बलूचिस्तानी जो हमारे लोग हैं हम्म। बहुत मेंटली बहुत बहादुर हैं। माशाल्लाह बिल्कुल। एक्शन वो औरतें मर्द दोनों साथ में लेते हैं, लेकिन उनका एक्शन इस तरह गलत डायरेक्शन में लिया जाता है कि वो गलत एक्शन ले लेते हैं। हम्म। वो स्पेसिफिक बंदे को नहीं पकड़ते, वो गलत बंदे को कहीं क्योंकि- और दूसरी डायरेक्शन हाँ में। ये अब ये उसका मेन तकरीबन पाकिस्तान में मसला है। बिल्कुल ये बिल्कुल। पूरा हमारा ये रीज़न है कि हम जो है ना जुनूनी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज्यादा है। चीज़ों को समझते नहीं हैं, समझते एनालाइज नहीं नहीं। करते हैं कि जी। यार इसका लॉन्ग साइडेड क्या इफेक्ट है, शॉर्ट जी। साइड क्या इफेक्ट है। तो इन चीज़ों को अगर थोड़ा सा गौर कर लिया जाए, जी। देख लिया जाए कि देखें अगर हम इस एक प्रोग्राम कर रहे हैं जैसे फॉर सपोज लोग इकट्ठे हों, हर जी। ये जो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है इसका मकसद क्या होता है? यही होता है कि एक ऐसे बंदे को आप इलेक्ट कर रहे होते हैं जिसको आप जानते हैं, जानते वो आपकी Trusted बंदा होता वो है, आपकी well गली का connected बंदा होता है, होता ठीक है है। जी, ना, बिल्कुल। वो आपकी गली का बंदा है, आप उसको जा सकते हैं, जी। अप्रोच कर सकते हैं, आपने लेकिन उसको वोट दी है। डेफिनेटली आपने जी। उसको वोट दिया। अब आप एक एमएनए के पास नहीं जा सकते, जी। क्यों? क्योंकि वो 7-8 लोगों का रिप्रेजेंटेटिव जी है। जी जी जी। बजाय एमएनए के पास आपके पास मेयर है, फिर उसके चेयरमैन है, फिर एक काउंसलर है। तो ये निज़ाम रखा ही इसीलिए बल्दियाती है इलेक्शन कि बनाया जब एक इसी लोकल वजह से। गवर्नमेंट का इलेक्शन आ रहा है तो आप ऐसे बंदे को वोट करें, जी। कोई भी बंदा है, चाहे वो आपके बलूचिस्तान में, सिंध में, कहीं पे भी, कि जो आपको लगता है वेल एजुकेटेड है, समझदार है, जो आपके राइट्स की बात कर सकता है, जो आपको सबसे बढ़ के, मैं ये कहता हूँ कि आप कुछ भी ना मांगें, किसी से भी ना मांगें, ना हेल्थ मांगें, ना रोड मांगें, कुछ भी ना मांगें, सिर्फ फेक चीज़ मांग लें, एजुकेशन। एजुकेशन बस बहुत। जब स्टार्ट तक के 10 education 10 नहीं साल होगी, आपके तब पास तक एजुकेशन awareness आ नहीं गई, एक बार 10 साल एजुकेशन आ गई, आपके पास हेल्थ भी होगी, आपके पास जो है ना ट्रांसपोर्ट भी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, हर चीज़ मिसाल के होगी। तौर पे मैं कराची में रहती हूँ, हम्म, मैं एक छोटे से इलाके से वाबस्ता रखती हूँ, हम्म। वाबस्तगी है मेरी। अगर मैंने उस इलाके में काउंसलर चुन लिया, मैंने चुना हम्म। या मेरे जैसे सारे इलाकों के बंदों ने चुना हम्म। कि मेरे इलाके का काउंसलर ये है, हम्म। तो मेरे इलाके में जो भी प्रॉब्लम है मुझे कोई इदारे में जाने की खटखटाने की जरूरत आप नहीं है, मेरे पास बिल्कुल दरवाजा है। Exactly right. मैंने खुद हाँ। उस दरवाजे को सेलेक्ट किया है। Exactly. ये छोटी सी सोच है जो हम लोग सोचते बिल्कुल। नहीं है और हम लोग बड़ी बड़ी इकदाम कर देते हैं, हम्म। पता नहीं कहाँ जाके खड़े हो जाते हैं। वो बिल्कुल सही बात है। हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर कर अपने लिए खुद एक पहाड़ बना पहाड़ लेते हैं, बना लेते हैं और में। इख्तलाफात गलतफहमियां इसीलिए शुरू हो अब जाती हम हैं। डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को, वजीर आला को, बड़े हाँ, बड़े बस। ओहदों को ब्लेम कर रहे होते हैं। ब्लेम कर रहे होते वही हैं। बात है कि जब आप एक काउंसलर को अपने वोट से खुद चुन रहे हैं, आपको जी। पता है कि हम्म। आपको ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज फराहम जी, कर सकता है, जी, जी। आप ये सब जानते हुए उसको अपना राइट देते हैं कि हाँ मैं आपको मानता हूँ कि आप मेरे लीडर हैं। मेरे हकूक को मेरे आप हकूक represent आप करेंगे। संभालेंगे। हाँ आप ये संभालेंगे। जानते हुए भी हम उसको दे रहे हैं, लेकिन फिर भी एट द एंड ब्लेम हम जाकर करते हैं किसी अपर लेवल अपर लेवल को किसी बिल्कुल। मतलब हम वाकई आपके बकौल आपके मिनिस्टर को, अरे हमारे यहाँ अगर गटर भी बंद होते हैं तो कोई नवाज भाई- शरीफ को बोल रहा होता है, हाँ। कोई सरकारी, कोई इमरान इमरान खान आके इसको सही करेंगे। भाई इतना तो अल्लाह ताला ने मुझे जी। हाथ दिए, पाँव जी, दिए, जी। सब दिए है। एक अगर शॉपर गली में पड़ी हुई मैं उसको साइड तो कर सकता हूँ। सबसे बड़ी बात इतना तो कॉमन हम कर सेंस सकते हैं तो ना। हर इंसान में होगा, मैं नहीं मानता कि अब common यहाँ पे sense तो एक जैसे common नॉर्मली चीज़ है। हम देख रहे होते हैं
क्या करते हैं लोग कि हमारी बहनें भी हैं इसमें, माएँ भी हैं, सब उनको बहनें, भी माएँ तो बहुत ज़्यादा हैं। डेफिनेटली उनको भी थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना हमारे चाहिए यहाँ औरतें कि ज़्यादा देखिए जज्बात घर की में वजह आपने से पूरा घर साफ किया है, घर आपने साफ किया है तो गली भी तो आपकी है ना। ऐसा तो ना करें कि आपने घर साफ किया और शॉपर जो है ना बाहर फेंक दी सफाई गली में। की है, जो घर की सफाई है वो सारी गली में जाती है। हाँ। उनको उनके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ना, उनको कोई इवन घर वाले भी नहीं समझाते उनको कि आपको ऐसा नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। इस पे तो बल्कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इवन जो हमारे मीडिया एंकर्स हैं या जो भी सोशल जिनसे लोग इन्फ्लुएंस हैं ना, मैं अपने उनसे घर वालों हम को इस बात पे नहीं समझाती, आप डेफिनेटली, यकीन करें। बट हाँ, बट जी। मैं ये जो रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ये जो इदारे, मीडिया का इदारा हो गया, ये जो बड़े बड़े हमारे एक्ट्रेस हैं बिल्कुल, या इनके एक्टर पास काम हैं, करते ये हैं। लोग क्या करें, Huge सिर्फ एक public छोटे है। छोटे मैसेजेस सोशल मीडिया पे अपने बनाएं कि काइंडली हर बंदा अपने घर के आगे से सफाई रखे। अब मैं छोटे 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 छोटी सी मैसेजेस। बात बताती हूँ। मेरी वापसी 8 साल से है मीडिया से, लेकिन मीडिया से पहले की बात बताती हूँ। इस चीज़ पे मैंने एक छोटा सेक्शन लिया था। मेरे घर के बच्चे थे तो मोहल्लेदार जो है वो हमने एक फिल्म देख ली थी, मुन्ना भाई MBBS, जी, जी, ठीक जी, है। जी। तो वो जो है ना, एक गांधी जी के कुछ रूल्स थे, तो मैंने कहा चलो मैं भी फॉलो कर लेती हूँ। बहुत सही। मुतासिर हो गई थी मैं, उस वक्त एज भी छोटी थी और वो होता है, जज्बाती भी वो बहुत ज़्यादा वो थी। होता है बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या हुआ था कि मैंने जो है क्या किया था कि मैंने झाड़ू ली थी, मैंने सारे बच्चों को कहा था चलो मोहल्ला साफ करते हैं। जबरदस्त। अब ज़बरदस्त मुझे जो औरतों ने मेरी जो बातें सुनाई, ये क्या कर रही हो, बच्चों को भी लगा रही हो, बच्चों को छोड़ो, बच्चे इतनी शोर मचते, इतना शोर मचाया औरतों ने। मैंने भी बच्चों को कहा अच्छा बेइज्जत नहीं हो रहा है, मैं खुद बेइज्जत हो रही थी, लेकिन बेइज्जती नहीं महसूस करनी है, आपने साफ करना है मोहल्ले को। ये तो हाँ, अच्छा मैं साफ करी थी, आप यकीन करें कोई बंदा सामने तो नहीं आया, सब हंसने लगे, शोर मचाने लगे। आखिर में मेरे घर वालों ने कहा क्यों तमाशा बना रही हो। अब ये जो यही तो ना देखें, अच्छा, हम इस पे सबसे आपने, ज़्यादा मैं इन प्रवेश चीज़ों भाई को से थोड़ा डरते सा हैं। इस पे कट हाँ। करूंगा। इस पे आपने मुझे एक वो याद दिला दी, सेम एक्टिविटी जो जी। हमने की हाँ आज जी। से, जब मैं इंटर क्लास में था, शायद हाँ प्री जी। इंटर टेस्ट की तैयारी कर रहे थे। जी। बेसिकली मैं विपुल खास से बिलोंग करता हूँ, ये भी भाई हैं छोटे अच्छा, मेरे। अच्छा। जी, तो हम सेम यही जो आप बता रही हैं एज इट इज़ यही था। ईद का दूसरा दिन था, हम क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हम जब भी दोस्त बैठते थे, कहीं पे भी बैठते थे, तो यही चीज़ें डिस्कस हो रही होती थी कि यार चीज़ों को बेहतर कैसे करना है। तो सॉरी, It's okay, हम मेरा दोस्त भी बैठे हाल हुए है। थे, तो हमने डिसाइड किया, 5-6 दोस्त थे मोहल्ले के जितने भी थे, कि हम सब जो है ना इकट्ठे होते हैं और हमने ये इनिशिएटिव लेना है कि हम अपनी जितनी भी गली है, मोहल्ला है, इसको साफ़ करेंगे। तो ईद का सेकंड डे था, हम सब इकट्ठे हो गए और जो है ना वो ट्रॉली होती है और जो मतलब दूसरी वही जो चीज़ें, instrument झाड़ू होते हैं वगैरह हो सफाई गए, करने जितनी भी के चीज़ें लिए। थी वो सारी हमने जी। उठाई और हम स्टार्ट हो गए सब दोस्त कि भाई वहाँ से झाड़ू लगा रहे हैं। तकरीबन हम 7-8 अच्छा मर्द सब हजरात थे। को देखकर भी अच्छा लगता है। डेफिनेटली। अच्छा Exactly. ये चीज़ हमें कैसे, अब इस पे भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमें इस चीज़ का इतना शौक है, ये चीज़ कैसे हमारे अंदर आई, उस पे मैं इसके बाद बात करता हूँ। हम सब दोस्त इकट्ठे हुए, वही आप वाली बात के जो लोग देख रहे हैं सामने घरों वाले, मतलब कोई 150-200 घर थे, जो गलियाँ थी सब हमने सफाई की। तो कुछ लोग, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगा, कुछ लोग आए हमारे साथ मोहल्ले के, उन्होंने काम शुरू कर दिया। अप्रिशिएट किया, वो निकले झाड़ू लेके, उन्होंने अपने घर के आगे से सफाई करवाई। बाकी जो कचरा था, गार्बेज था, वो हमने ट्रॉली के साथ उठा के डिफरेंट प्लेसेस पे जो उनका डंप करना था वो हमने किया। लेकिन कुछ लोग वाकई ऐसे थे जो सिर्फ देख रहे थे, हंस रहे थे, बजाय इसके कि आप अप्रिशिएट करें। इवन आप भी इनिशिएट करें इस चीज़ को, अपने बच्चों के अंदर करें कि देखो बेटा अगर ये साफ कर रहे हैं हमारे घर के आगे से, तो हम क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, तो कोई और सबसे हमारे घर जो पे आ गया इंटरेस्टिंग कर रहा है। बात यहाँ हाँ। पे ये है कि मैं ये बताना चाहूँगा, हम्म। देखें जब तक ये सेलिब्रिटीज और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, ये लोग ये काम नहीं करेंगे, तब तक आवाम की ये जो शाइनेस है और ये जो खौफ है खत्म कि नहीं ये होगी। काम, ये नहीं खत्म। आपके पड़ोस मुल्क में ऐसा ही होता है कि बिल्कुल। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अब जो है yes, हाथ yes. में झाड़ू लेकर अब एक मिसाल मीडिया है, के बीइंग अ सामने, स्टूडेंट जी। ऑफ लॉ और बीइंग अ एडवोकेट, अगर मैं अपनी गली में खुद सफाई करता हूँ तो लोग मुझसे ज्यादा इंस्पायर होंगे, बजाय एक जी। कॉमन बंदा ये काम करे। जी। वो कहेंगे कि यार वाकई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, एटलीस्ट अपने घर के आगे तो सफाई रखी है इसने। और जो जी, इस जी, पे मैंने जो हाँ। बात कही थी कि ये चीज़ें कैसे होती हैं, ये सारी चीज़ें आप अपनी फैमिली से सीखते हैं ना। बिल्कुल। अब हमारे जो बड़े भाई हैं, सबसे बड़े भाई हैं, वो उनका उनकी सबसे बड़ा फर्स्ट डे character से है, ये बिल्कुल। नेचर रही है कि वो कहते थे कि अगर रूम में बैठे हैं तो रूम साफ़ होना चाहिए, आप वॉशरूम आपका साफ क्लीन होना चाहिए। मतलब हमें फर्स्ट डे से, जब हम कोई सेकंड थर्ड क्लास में होंगे तो वो जब हमसे तो ये हम चीज़ें छोटे करवा रहे होते होते थे, थे। awareness मतलब उस जब आप वक्त कोई से चीज़ इस्तेमाल करो तो डेफिनेटली वो साफ करके भाई ने दीजिए। हमसे करवाना स्टार्ट की। इवन मुझे अच्छे तरीके से याद है, जब मैं मिरपुर खास में था तो कोई
जब मैं मदरसे जाता था सुबह सुबह हम क्या करते थे, भाई कहते थे कि क्योंकि वो जॉब कर रहे होते थे, वो इस्लामाबाद में होते थे, तो वो जब आते थे इवेंट पे तो वो कहते थे कि भाई अपनी गली को साफ़ करो। मैं खुद झाड़ू लगाता था अपनी गली के अंदर, हम साफ़ कर रहे होते थे। और सेम चीज़ इवन मैंने कंटिन्यू रखी जब हम हैदराबाद में भी, क्योंकि मैंने LLB हैदराबाद से किया, तो वहाँ पे भी मैंने इसको कंटिन्यू रखा, सफाई करना। इसमें देखें आप वो शर्मिंदा होने की, शाय होने की, हमें तो प्राउड फील होता है, प्राउड फील होने के मेरे पास रीजंस भी हैं। डेफिनेटली पता है ये बहुत मजेदार चीज है। डेफिनेटली हम सोशल होंगे, लोगों के इश्यूज से वाकिफ होंगे तो हमें ज़्यादा तसल्ली मिलती है दिल को, उनकी हेल्प करके, उनके मामलात को जान के जिस हद तक हम हेल्प कर सकते हैं उतनी करनी भी चाहिए। लेकिन यही कि हमारे लोग जो है इस हेल्प को समझे भी और अप्रिशिएट भी करें। अक्सर ये होता है कि जेलसी में आके कोई भी बंदा कुछ भी बना लेता है, वो चीज़ें हमारे ऊपर एक स्टैंप लग जाती है, भाई ये बंदा ये काम कर चुका है। मैंने बहुत से ऐसे सोशल एक्टिविस्ट देखे जो बहुत काम कर रहे हैं, कराची खासकर कराची के लिए, लेकिन क्योंकि उनके बुनियादी जो लोग हैं होते हैं जो जेलस होते हैं या दुश्मनी भी हो जाती है ऐसे लोगों की, बहुत चीज़ें तो छोटी सी वीडियो बनाते हैं, जो बंदे ने एक पहाड़ बनाया होता है अपनी इज्जत को एक झटके में पामाल कर देते हैं। लेकिन इन चीज़ों को फेस करने के लिए जब तक हम खुद स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, मेंटली स्ट्रॉन्ग, जब आप कोई भी एक न्यू स्टेप लेने जा रही हैं तो आपके माइंडसेट पहले ये होना चाहिए कि आपको क्रिटिसाइज बर्दाश्त करना है, क्रिटिसिज्म तब जाके आप अच्छा उसमें भी है ना। देखिए दो चीज़ें हैं, अगर आप मेंटली इन चीज़ों को समझें, क्रिटिसिज्म हमारे यहाँ पे नॉर्मली होता है, हम सोचते हैं कि अगर उसने मुझे बुरा बोल दिया तो क्यों बोला। सम टाइम हम ये भी सोच सकते हैं, अगर बीइंग ए पॉजिटिव रहे हम, क्या ठीक है, हो सकता है उसके माइंड में कोई अलग बात हो तो वो बोल सकता है। तो इस चीज़ को भी साइड रख देना चाहिए कि अगर कोई गलत समझ रहा है, बुरा समझ रहा है, अपनी नीयत पे एतमाद हाँ, है तो आप खुद अगर सेटिस्फाइड है ना कि यार मैं ये काम अच्छे से कर रहा हूँ और मेरी जो है ना इंटेंशन पॉजिटिव है, मैं सिर्फ लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो कुछ लोग जो है ना वो डेफिनेटली जो मैं एक वीडियो देख रहा था ना, उसमें शायद हमारी कोई एक्ट्रेस थी बड़ी फेमस, वो कह रही थी कि अगर बातें भी आप करेंगे ये वाली बात के लोग क्या कहेंगे, तो फिर लोग क्या कहेंगे, आप अपना काम क्या सोचेंगे जब ये भी आप सोचेंगे, अगर ये भी आपने सोचना शुरू कर दिया कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर लोग क्या कहेंगे, उनका तो सबसे बड़ा तो बेहतर है कि हमारे आप अपना काम करते रहें, लोग जो बातें कर रहे हैं, जो सोच अच्छा, रहे हैं, आजकल मैं देखती हूँ कि ये खौफ जाता भी जा रहा है, लेकिन ये उस सूरत में जा रहा है कि नेगेटिव चीज़ें हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। बिल्कुल हम उस वक्त लोगों का नहीं सोच रहे होते। आप यकीन करें, इस बारे में बात करूंगी और इस बारे में खासकर ये बात करूंगी कि जो हमारा सोशल मीडिया है वो इतना नेगेटिव यूज़ होता जा रहा है, आया उसके लिए कानूनी कोई रोकथाम है या नहीं है, मैं कर सकती हूँ नहीं हूँ, साइबर क्राइम क्या है, उसको मैं कैसे उसके बारे में एक्शन ले सकती हूँ, इस चीज़ को आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए छोटी सा ब्रेक, तो चारों के कसाने ब्रेक की तो साड़ी भी मैं घूम पीता हूँ। शक्ति गोली चारों का ब्रेक एंड ब्रेक अंजिसारिया जो कि माँ बुनियादी जो है हकूक़ और बुनियादी हकूक़ के वास्ता हमारा कई गिरमान ज़्यादा त्रुटि बारे गप कर गए थे। और ये तुका अभिषेक के घर में मेते के तुका कौंसिलरी या मैं शहर तुका मामा मर्दुमारा जो वट वोट दई वती ज़ातांची आयरा माँ सेलेक्ट कनी वेदे कि आमा यारा हम मतलब हमारा जवाब देंगे, ज़्यादातर वो हमारे जवाब दें कि हम अभी आते हैं सोशल मीडिया पर। तो सोशल मीडिया में आजकल जो ट्रेंड चल रहा है हमारे यहाँ, एक तो लोगों को लोग तालीम बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, किसी को भी नहीं पता कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे होता है। अगर हम बाहर जाएँ तो बाहर के बच्चे जो है वो गेम का इस्तेमाल भी इतने प्यार से कर रहे होते हैं कि उनको प्रोडक्टिविटी वर्क कर बिल्कुल। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में देखिए इसी गेम को अगर ट्रांसलेट कर रहे होते तो गालियाँ होती हैं, एब्यूजिव अल्फाज होते हैं, डेली रूटीन से हट कर आ जाते जी। और आजकल जो हमारा ट्रेंड चल रहा है, जो हमारा एक प्लेटफॉर्म है, बहुत बुनियादी प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, जो पे कर रहा है सबको, तो उसमें हमारी आम औरतों ने जो है वो एक ट्रेंड बना लिया कि फैमिली मैटर्स जो है उस पे वीडियोस बनाना, और उस फैमिली मैटर में अगर मैं आ गई तो मुझे भी वो उस वीडियो का हिस्सा बना के मुझे भी तजलील करना, तो और ऑनलाइन वीडियो बना के खुदकुशी करना, क्या इस पे कोई एक्शन हो सकता है? उसके अलावा मेरी प्राइवेसी कहाँ गई? अगर मेरा शौहर यानी कि आज आप ये अगर हम देखें गुज़िश्ता रोज़ में ये भी एक केस हुआ था कि एक नामी ग्रामी इंसान के खुद के अहलिया ने उसकी वीडियो शेयर कर ली थी, वायरल कर ली थी। जी जी जी।
तो आप मुझे ये बात बताएं कि मेरी प्राइवेसी कहाँ की, क्या इस बारे में मैं कोई एक्शन ले सकती हूँ? बजाते खुद मेरे लिए बहुत आसानी होगी इस बारे में एक्शन लेना। जी बिल्कुल। देखिए फंडामेंटल राइट आपको जो जी। आर्टिकल 8 से 28 वो यही सारी चीज़ें बयान कर रहे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के कि आपकी रेगुलर लाइफ से हटे जो भी चीज़ें हैं जी। कानून आपको हर चीज़ की इजाज़त देता है सब्जेक्ट टू लॉ। जो आपको लॉ ने मना की जी। उसके अलावा आपको राइट है, आपको बोलने का राइट है, आपको लिखने का, काम करने का, एसोसिएशन का, प्रोटेस्ट का, हर चीज़ का राइट है, प्रोवाइडेड आपके उस राइट को एक्सरसाइज करते हुए कोई दूसरा बंदा उसके राइट इन्फ्रिंज ना हो। उसके राइट कैसे इन्फ्रिंज होते हैं? अगर फॉर सपोज मेरा एक यूट्यूब चैनल है, मीडिया पे मैं कोई भी बैठ के किसी भी हवाले से बात कर रहा हूँ, मुझे राइट है, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे बोलते हुए मुझे इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि आया मैं किसी को पर्सनली हिट तो नहीं कर रहा, या मैं किसी की लाइफ को पर्सनली डैमेज तो नहीं कर रहा, मेरे वर्ड्स या मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें किसी दूसरे इंसान को उस इंसान को उसकी विदाउट कंसर्न शामिल तो नहीं कर रहा हूँ। जैसे भी आपने मुझे बताया कि जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनमें घरेलू वीडियोस या जो है ना वो सारी चीज़ें आ रही होती हैं मियाँ बीवी, अब उनमें ये है हमारे यहाँ पे लोगों को इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि देखें अगर आपका सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारे यहाँ पे तो दोनों चीज़ें यूज़ होती है ना, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, और नेगेटिव ज़्यादा हो रहा होता है हमारे यहाँ पे, तो लोगों को इसलिए एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं उस चीज़ को इतना बुरा ना करें कि लोग अच्छी चीज़ों से भी दूर हो जाएं, ठीक है। अब अगर आप YouTube पे कोई भी चीज़ अपलोड करें, जैसे आपने बताया कि फैमिली मैटर्स हैं, कोई भी चीज़ें, अगर आपका खुदा ना खास्ता रियलिटी में कोई ऐसा मैटर है तो बजाय उसको आप YouTube पे डालने के आप उसको पर्सनली घर पे बैठ के डिस्कस करें, अपने बड़ों को शामिल करके उसमें डिस्कस करें। और अगर आपने YouTube बनाना है, मैं इसको बिल्कुल एग्री करता हूँ, आप चैनल बनाएं, YouTube पे आएँ, YouTube पे चैनल बनाएं, क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करते हैं हमारे पड़ोस में, वहाँ पे बड़ा प्रोडक्टिव काम हो रहा है, वहाँ के लोगों पे। इवन वहाँ पे क्या होता है कि जो घरेलू औरतें हैं, जो लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, वो अपनी फील्ड से रिलेटेड है ना वीडियोस बना रहे होते हैं। अच्छा, अगर मैं आपकी बात को थोड़ा सा कैरी करती हूँ कि बाहर मुल्कों में हमारे पाकिस्तानी हैं, बहुत बाशऊर जो बातालीम पाकिस्तानी हैं, वो अच्छी वीडियोस बना रहे हैं। यही बिल्कुल हमारे आर्गुमेंट यही आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। उसका रीज़न ही यही है कि वो लोग इस चीज़ को साइड रख देते हैं कि यार मुझे पैसे कमाने के लिए किसी गलत चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। हमें ये भी देखना चाहिए कि यार अगर मैं चलो अर्निंग कर भी रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी अर्निंग से दूसरे लोगों की लाइफ ख़राब होगी, जो छोटे लोग हैं, जो हमारी जनरेशन, न्यू जनरेशन, जो बच्चे हैं, उनके ऊपर इस चीज़ का क्या इम्पेक्ट आने वाला है। जैसे टिकटॉक है या दूसरी वीडियोज़ हैं, आप बनाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, आपको यूज़ करना चाहिए आप, लेकिन उसमें इस चीज़ का ख्याल रखें कि दूसरे के राइट इन्फ्रिंज ना हो। और अगर इन केस ऐसा होता है, जैसे कि हमारे पास साइबर लॉज अवेलेबल हैं, अगर कोई आपको जो है पर्सनली हिट कर रहा है या आपकी वीडियोस, आपके मैसेजेस या आपको ब्लैकमेल कर रहा है, इवन यहाँ ये भी आपके पास लॉ मौजूद है कि अगर कोई अननोन बंदा भी आपको जानता ही नहीं है और वो आपको मैसेजेस किए जा रहा है, तो भी ये अगेंस्ट द लॉ है, आप इसके खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं। जी। और वीडियो और ये चीज़ें तो बहुत बड़ी बात हो गई, यानी इतनी लॉ के अंदर जो है ना आपके पास प्रोटेक्शन मौजूद है। लेकिन बात वहीं आती है कि हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको भी इसमें रोल प्ले करना चाहिए, और वो लोग जो जानबूझ के ऐसी शिकायतें कर देते हैं कि फिर वो मसले मसाइल क्रिएट हो जाते हैं। आप जेन्युइन जो आपका इशू है, जेन्युइन आपकी जो कंप्लेन है, वो आप कंप्लेन फाइल करवाएं। अच्छा, उस चीज़ पे करें। ऐसा भी होता है, और हमारे यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने यूट्यूब खोला है, जिनकी पूरी फैमिली शामिल है, लेकिन बहुत मज़ेदार वो चैनल में काम कर रहे हैं, वो एक फैमिली की खुशहाली जो है ये चीज़ नज़र आनी चाहिए। लेकिन हम मेरी जैसी जो औरतें हैं जिन्होंने आजकल यूट्यूब चैनल खोली हुई हैं, अब वो पता नहीं कहाँ है, कराची की, लेकिन माजरत के साथ जब इनका चैनल में देखती हूँ तो रोने लग जाती हैं, रोने लग जाती हैं, शौहर को बुरा कहने लग जाती हैं, कोई अपने जेठानी को, कोई अपने कज़न को, कोई अपनी बहन को। तो ये जो मेरे ख्याल से मेरे जैसी औरतों को, जब तक मैं ये चाहती हूँ कि हमें कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि जब तक हम एजुकेट ना हो, हमें इजाज़त ना मिले किसी चीज़ की। बिल्कुल, यहाँ पर एक प्रोटेक्शन होनी चाहिए। जैसे तोसीफ भाई ने भी बताया कि मतलब इन चीज़ों को आप पब्लिकली डील ना करें, कोशिश करें सॉल्व करने की। और ये भी आपने सही कहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी एक लिमिट होनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास अंडर 18, आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, लॉ में लिखा हुआ है वाज़े कि आप किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकती जब तक आप 18 के मैच्योर होने की, मतलब इस तरह से यहाँ पर भी कोई एक लिमिट होनी चाहिए। जब तक आप
मतलब ग्रेजुएट नहीं होते या आपको उन लॉज के बारे में पता नहीं चलता अच्छा, कि आपके वायलेशन हो टिकटॉक रही है। इतना बड़ा बिल्कुल। प्लेटफॉर्म है, लेकिन उस पे भी कुछ चीज़ें जो है वो सेंसर वो की गई है, जैसे बिल्कुल, आप बिल्कुल। स्मोक नहीं कर सकते ऑन Exactly. एयर। अगर आपने कोई भी स्मोकिंग चीज़ दिखा दी तो आपका चैनल बैन हो Account जाता ban है, हो अकाउंट जाता है, बैन हो जाता है। कुछ अल्फाज है जो इस्तेमाल नहीं करते, अब्यूजिव अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। तो ये चीज़ें यूट्यूब में भी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर यूट्यूब में भी है, देखें, लेकिन इन चीज़ों की तो हम पर डिपेंड करता है ना। यूट्यूब हाँ। में भी ऐसा है कि आप अननोन कंटेंट डाल नहीं सकते, मतलब कि माशरे से हटकर चीज़ें आप अगर अपलोड लेकिन करते हो डर तो एक्सेप्टेबल नहीं नहीं है। होता। अब मैं आपको एक बिल्कुल। छोटी सी बात बताती हूँ। हमारे यहाँ मीडिया बहुत बड़ी फील्ड है, और मीडिया के हमारे रिपोर्टर हैं, हमारे सहाफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड सहाफ़ी हैं और वेल एजुकेटेड हैं, जो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें। लेकिन अगर सोशल मीडिया में जो रिपोर्टर बैठे हुए, जैसे मैं होस्ट हूँ, मुझे नहीं पता रिपोर्टिंग कैसे होती है, सहाफ़त क्या है, लेकिन मैं उठ के अगर सहाफ़ी बन जाऊँ तो मुझे तो अवेयरनेस नहीं है कि मुझे क्या, मेरे क्या लिमिट्स हैं, क्या बाउंड्रीज है जो मुझे फॉलो करने। तो ये जो बैठे हुए हैं, जैसे मेरा मैटर लेके बोलने लगते हैं, तो क्या इन पे भी मैं एक्शन ले सकती हूँ? जी बिल्कुल। देखें, लॉज मीडिया के हवाले से भी हैं हमारे पास। है। अगर एंकर्स बैठे हुए हैं, उनको ये नहीं है कि आप जिसका दिल चाहा जो है ना आपने उसकी तजलील कर दी, जिसका दिल चाहा आपने जो है ना उसको Public में आसमान दे से दिया ऊपर उसको, उठा बिल्कुल। दिया। आप बिल्कुल बात करें, आप आवाम के दुख दर्द बताते हैं, सब चीज़ें, क्योंकि मैं मीडिया के हवाले से बड़े एक पॉजिटिव माइंड भी रखता हूँ, एक थोड़ा सा नेगेटिव भी है, क्योंकि आजकल मीडिया, है। हाँ, Exactly. मीडिया के ही थ्रू हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या जो लोग हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो थोड़ा सा इनको हमसे hype मिल डरते जाती भी है, हैं, हाइप भी मिल जाती है, और वो थोड़े डरते भी हैं टू सम एक्सटेंट कि जब मीडिया Public हाईलाइट को करता है awareness हो इश्यूज़ को। जाती है। अगर मीडिया ये वाले इश्यूज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारे सोशल इश्यूज़ हैं, हमारे जो छोटे छोटे मसाइल हैं, एजुकेशन के, ट्रांसपोर्ट के, इन चीज़ों को मीडिया अगर डेली बेसिस पे, रिगार्डलेस इसके कि आप एक ये ना देखें कि ये बड़ा शहर है छोटा शहर है, आप हर जगह की हाईलाइट करें, अच्छा, फिर तो मैं एक अच्छी बात है। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक बात पे हैरान हूँ। अगर किसी बंदी ने किसी बंदे पे, और किसी मतलब एक शोहरत वाले बंदे पे, जिसको दुनिया जानती है, अगर मैंने उसे ब्लैकमेल किया, अब जैसे हमारे कुछ खवातीन आई थी, मैं नाम भी लूँगी, ये हरीम शाह पता नहीं और एक और थी क्या शायद रहे, उनके उनके साथ भी हाँ, थी। हाँ, ये एक्चुअली ब्लैकमेलर्स हैं, इनको मैं ब्लैकमेलर्स कहूँगी। बिल्कुल यही है। अब हमारे मीडिया ने क्या किया, इनको सेलिब्रिटीज बना दिया। अब उनको आप मुझे फेम दे दिया बताएं कि वो किस फेम के आए हैं। आपने उसको मेरी सीट दे दी, अपनी सीट दे दी, उनको प्रोग्राम में बिठाया, उनको एक हाइप दे दिया आपने, उनको पब्लिक फिगर बना दिया। बिल्कुल, इनको उठाने वाले कौन है? मीडिया वाले, सोशल मीडिया। सोशल जब मीडिया, तक इलेक्ट्रॉनिक हम मीडिया, हाँ। उनको उनके मतलब स्टैंडर्ड के मुताबिक प्रेफरेंस नहीं देंगे, आप किस वजह से उनको प्रेफरेंस दे रहे हैं? अब क्या मैं रीजन यही है बात पे behind it? हैरान हूँ, कोई भी हाँ। लड़की कहीं से भी उठ के आ जाती है, आप directly किसी उनका नॉन interview बंदे लेते पे हैं। कोई भी क्लेम कर देती है या उसकी वीडियो वायरल कर देती है, या अपने शौहर की कोई मतलब अभी जो लास्ट अभी जो रिसेंटली बड़ा एक आमिर लियाकत साहब के साथ खौफनाक incident अपने शौहर की वीडियो वायरल कर देती है। हमारी मीडिया क्या कर रही है, उनको वही प्लेटफॉर्म दे रही है सफाई देने के लिए। अरे जो बंदा ब्लैकमेल कर रहा है वो कानूनन मुजरिम है, आप डेफिनेटली। आप उनकी सफाई ले भी कैसे सकते हैं? एग्जैक्टली, इस पे- उनको तो इस चीज़ की इजाज़त भी नहीं होनी चाहिए ना। तो क्यों है इजाजत? इस पे तो मैं ये कहता हूँ कि देखें, अब ये तो एक वाज़े इशू है हमारे पास, जी। टू सम एक्सटेंट हमें समझ में आता है, क्योंकि लॉ ये कहता है जी अक्यूज इज़ अ फेवरेट चाइल्ड ऑफ द कोर्ट, जी कि कोई भी अगर मुलजिम है ना, जब तक वो मुलजिम है आप उसको मुजरिम नहीं कह सकते। देयर इज़ अ डिफरेंस, मुलजिम एंड मुजरिम, है ना, बिल्कुल। कि मुजरिम वो जिसके ऊपर एक जुर्म जो है ना साबित हो गया, साबित हो उसको गया, सज़ा मिल गई, जी। तो हम उसको कहते हैं सर्टिफाइड मुजरिम। Yeah. बट Accused. जब तक वो प्रूव ना हो जाए तो हम लॉ में उसको कहते हैं फेवरेट चाइल्ड ऑफ द कोर्ट, जी। कि लॉ उसको सपोर्ट करता है, फेवर देता है। बट इट डजेंट मीन कि एक बंदा है जिसको आप देख, जैसे आपने बताया कि अभी अगर हम आमिर लियाकत साहब की बात करते हैं, उनकी वाइफ है, जो एक पर्सनल इशू, जो उनकी पर्सनल लाइफ है, उससे रिलेटेड आप जो है ना वीडियो, पर्सनल बाउंड्रीज यही डेफिनेटली, यानी कि उन्होंने उसको उसको पार वायरल करके किया। आप क्या कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आपने अपलोड कर दी सिर्फ एक अपनी फेम के चक्कर में, फेम और के चक्कर में। उसका रिजल्ट अब उसका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्टेंटली डेथ हो गई उनकी, डेथ हो गई आमिर लियाकत साहब की, डेफिनेटली। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि हमारी जो सोशल मीडिया इंडस्ट्रीज़ है, या जिसे आपने बात की, आप उसको अगर बार बार बुलाएंगे देखेंगे तो डेफिनेटली दूसरी जो इस टाइप की मीडिया लड़कियां होंगी या वो दूसरे यही दूसरे कोशिश होंगे, करेंगे, हम वो भी यही इनको कोशिश बुलाएं। करेंगे कि यार किसी भी बड़ी फिगर को जो है ना आप पहले ट्रैप करें, ट्रैप- उसके ये साथ हो जो है रहा ना है सर। यही होता है, और आप- उसके बाद उसकी एक दो अभी पिक्चर या वही बात वीडियोस है, दो लड़कियों ने रिलीज करें। शुरू किया था, ये एक लड़की कंदील बलोच को कंदील थी, कंदील हाँ, जिनकी डेथ हो गई कवि थी, साहब के साथ और जिसकी उसको एक वीडियोस मॉडल हो बना गई थी, दिया। उसको अब मॉडल मैं बनाया, हैरान हूँ, हाईलाइट उसको किया। क्यों आपने हाईलाइट किया? वो बंदी जो आप पहले खुद इख्तलाफ रखते थे,
अच्छा, उसको हाईलाइट किया, उसने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। अब ब्लैकमेलिंग खुद एक जुर्म है। अगर Definitely मुझे कोई है। ब्लैकमेल करेगा, ये बात है कि उसके पास मेरे सबूत भी होंगे, लेकिन अगर- वो मुजरिम है कानून। अगर आपके पास सबूत हैं तो आप प्रॉपर चैनल के जाए ना, उसको जी। प्रूव आप लॉ में अवेलेबल है, आप जी। जाए कोर्ट और उसकी कंप्लेन करें, सब चीज़ें करें, आप वहाँ से प्रूव कर दें। देखिए But हमारे यहाँ ये क्या हो रहा है, ब्लैकमेलर्स को, खासकर फीमेल्स को मीडिया प्लेटफॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक प्लेटफॉर्म दे रही है ताकि वो इस टॉपिक को रेस करें Raise और करें उनको और TRP fame हासिल के लिए करें। फेम हासिल करें, ये- मीडिया को भी फायदा हो। हम्म। तो ये कितना बड़ा, हम क्या उस चैनल पे भी डेफिनेटली claim कर मैं तो सकते यही हैं? कहता हूँ कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जी। हैं उनको इस चीज़ पे बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए कि Restrictions कोई भी ऐसे होने फिगर्स चाहिए, हैं, circles रिस्ट्रिक्शंस होने बिल्कुल चाहिए, अभी भी हैं, बिल्कुल। अभी भी हैं, बट एक इम्प्लीमेंट होना चाहिए, एक नज़र आना चाहिए कि ऐसे फिगर्स जो आपको पता है कि जिससे ना माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा होगा, जिससे हमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अब फॉर सपोज हम छोटी सी एक बात करते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, दुआ ज़हरा के केस की बात करते हैं। अब देखिए वो लड़की अब माइनर वो है, इतनी सी लड़की कहाँ है, से ठीक है, उसको आपने उसके issues को मल्टीपल न्यूज़ उनको जो है ना बता रहे इतना हैं। हाई लगता है पीरियड कि कर दी। उसका मौकफ लेना ही नहीं चाहिए क्योंकि Exactly. डिक्लेयर हो बिल्कुल। चुकी है वो एज से कम है। बस अब उसको हाईलाइट करना बनता और है। बनता फॉर नहीं सपोज है। और अगर Common देखिए case है। फॉर अगर उसने शादी कर भी ली है या जो भी इशू है वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जो है ना मौजूद है, वहाँ पे डिसाइड हो रहा है। जब वो चीज़ डिसाइड हो जाए आप बिल्कुल उसको डिस्कस करें, लेकिन डिस्कस लोगों को अवेयरनेस देने के हवाले से करें। बिल्कुल। इसके लिए नहीं कि उस बंदे को या उस लड़की को या वो जो ज़हीर लड़का है वो खुद अपने आप को जो है ना एक बड़ा फिगर उस समझना लड़की शुरू कर पे दे। मैं हम लोग इसलिए बात करें क्योंकि ये सारे मसले हमारे माशरे में, कराची में खासकर ये चीज़ हो रही है। और उस लड़की पे दुआ ज़हरा की बात करूँ, हालांकि कोर्ट ने मना किया उसका नाम लेने पे, लेकिन हम क्योंकि पॉजिटिव बात कर रहे हैं, उस लड़की पे ये सारे यूट्यूबर्स जो है अपने व्यूज़ के लिए पैसे बना रहे हैं, कोई रोकथाम नहीं है, कोई इनको रोकता नहीं है, कोई इनका चैनल नहीं बैन करता, सब इनको फॉलो करें। खुदारा इन चीज़ों को हाइप ना करें, ये कल को हमारी बच्चियों के साथ, मैं अब अपने बच्ची के लिए डर रही हूँ पाकिस्तान में। काम इंसान करने से पहले अपने ऊपर रखकर सोचें। मतलब मेरी बच्ची को कोई ले जाए, Exactly. मैं उसके बिहाफ में अगर शोर मचाऊं तो कोई भी गंदा सा यूट्यूबर उठ के वो मेरे कोई वीडियो खिलाफ बना बोल देता है। पड़े और लोग उसको फॉलो करें और Follow उसको कर हाइप देते मिले, ये यानी कि अब हम गलत जा रहे हैं। खैर ये तो अलग बात है, ये सोशली जो हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े मसले बहुत आजकल बुराई चल है, रहे बहुत बड़ा। हैं जो माशरती तौर पे हमारे मुल्क को बहुत बड़े अजाब में डालने वाले हैं। आए दिन में हम लोग बहुत नीचे गिरने वाले हैं Exactly और इसका यही हो रहा है। रिजल्ट बहुत नेगेटिव होगा। अब हम आते हैं एजुकेशन पे। जी। अच्छा, अगर हम लॉ की बात करें, मतलब अगर हम वकील मतलब क्या कहूँ, एजुकेट की या बात वकील करें, हो गए, हाँ। जी, तो आप लोगों के क्या मसाइल हैं? मतलब अब जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे थ्योरिकल प्रैक्टिकल के बारे में, जी जी तो उस बारे में हमें बताएं ज़रा। जी स्टार्ट भले प्रवेश से स्टार्ट यही कहना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले देखें, वकालत एक ऐसी फील्ड है, जी, सबसे पहली बात तो कि एक 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, बजाय कॉमन डिग्री से वो होती है 4 ईयर 3 ईयर। जी। आप कोई भी ग्रेजुएट करते हैं 4 ईयर में मैक्सिमम हो जाता है, डिप्लोमा वगैरह बिल्कुल। 4 ईयर में हो जाता है। लेकिन वकालत एक ऐसी फील्ड है जो आप 5 साल बाद एक ग्रेजुएट कहलाते हैं, अच्छा, फिर जाकर आप वकील बनते हैं। शुक्र है मैं वकील नहीं मेरी उम्र तो नहीं जाती। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, यहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम्स फेस आते हैं वो यही होते हैं कि 5 ईयर कंटिन्यूसली स्टूडेंट अपना वर्कआउट कर रहा होता है, स्टडीज़ पढ़ रहा होता है, लॉज के बारे में जान रहा होता है। जी, जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो उनको उस चीज़ का नो हाउ ज़रा बराबर भी नहीं होता। रीज़न क्या होता है कि वो 5 ईयर कंटिन्यूसली अपनी बुक्स से कंसंट्रेट होते जी। हैं, और जो वकालत फील्ड है वो टोटली डिपेंड करती है आपकी प्रैक्टिस पे। जब तक आप प्रैक्टिकल लाइफ में वही इश्यूज डिस्कस नहीं करेंगे, कोर्ट में जाकर नहीं देखेंगे जजमेंट्स कैसे सॉल्व आउट होते हैं, जजेस अपनी जजमेंट कैसे देते हैं। हम एजुकेशन में तो हमें सिखाया जाता है कि आपको किस डेकोरेशन में, किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे कोर्ट को पढ़ना है, कैसे केसेस को देखना है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा होना चाहिए। जो प्रॉब्लम्स मेजर वो यही है कि स्टूडेंट्स को एटलीस्ट यूनिवर्सिटीज़ को, इदारों को जो लॉज करवा रहे हैं तो उनको टाइमिंग ऐसी सेट करनी चाहिए कि स्टूडेंट कुछ टाइम में अपना स्टडी को टाइम दे और कुछ टाइम ऐसा उसी स्टडी को प्रैक्टिकल उसी स्टडी को प्रैक्टिकल भी कर सके। अब हमारे पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना हमारे पास ऐसी कोई लीगल अथॉरिटीज़ हैं, ना कोई ऐसा तरीक़ेकार है। अगर इनका इस फील्ड की जो प्रैक्टिकल है वो अगर हो जाए तो इतना मुश्किल भी नहीं है। वो 5 साल बाद एक अच्छे वकील बने होंगे माशरे में, और वो अच्छे तरीके से उन चीज़ों को सॉल्व आउट करेंगे। जब एक बंदा 5 साल बाद बुक्स को पढ़कर कोर्ट में आ रहा है तो वो फ्रेश लगेगा बिल्कुल। अच्छा, उसको इन दूसरे चीज़ों ममालिक में मेरे ख्याल से प्रैक्टिकली भी ये फील्ड जी बड़ा डिफरेंस है। देखिए बिल्कुल, इस पे बिल्कुल। यही बात करने वाली है, बहुत अच्छी बात इन्होंने बयान की यहाँ पे। अब
आजकल जो सिर्फ हम लॉ के हवाले से बात ना करें, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ हर फील्ड, फील्ड हमारी हर फील्ड को प्रैक्टिकल का होना की बड़ा ज़रूरत ज़रूरी भी है। है। अब मैं अपने छोटे भाई की बात कर लेता हूँ, फॉर सपोज जिन्होंने अभी जो है ना टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर है, वो रिसेंटली वो पास आउट हुए हैं, तो उन्होंने भी 4 साल स्टडी की, प्रैक्टिकली उनका 0, ठीक है। हम 5 साल पढ़े LLB, प्रैक्टिकल 0। इसी तरह MBBS 5 साल की डिग्री, MBBS कर लिया उसने सब कुछ, यानी कि आप 22-23 साल की एज में आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे होते हैं, और फिर आप जब फील्ड में जाते हैं तो आप 0 से स्टार्ट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली 5 साल और चाहिए डेफिनेटली। अब इसमें यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ ये होना चाहिए कि आप देखिए 24 घंटे हैं बच्चे के पास, वो 4 साल तक यूनिवर्सिटी जा रहा है, कुछ भी कर रहा है। आप इंटरमीडिएट एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करें। आपका इंटरमीडिएट एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि जब वो बच्चा यूनिवर्सिटी में जाए तो आप उसको यूनिवर्सिटी के 4 साल में से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर बहुत अच्छे तरीके से उसको स्टडी करवाएं, ज़बरदस्त तरीके से उसकी स्टडी होनी चाहिए, वो बिजी रहना चाहिए, उससे प्रोजेक्ट करवाएं, सब चीज़ें करवाएं। और लास्ट के 2 इयर्स में यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कनेक्ट होनी चाहिए इंडस्ट्रीज़ के साथ। अगर एक सिविल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है तो उसका कनेक्शन होना चाहिए कंस्ट्रक्शन वालों के साथ, ठीक है। इसी तरह LLB की यूनिवर्सिटीज़ हैं, लॉ से रिलेटेड जितनी भी, अब लॉ तो हर एक उसके फील्ड के अंदर आ जाता है। बिल्कुल। जिस फील्ड में बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर हम फॉर सपोज बात करते हैं कॉर्पोरेट लॉ की, कंपनी लॉ की, या फिर सिविल लॉ की, फैमिली लॉ की, क्रिमिनल लॉ की, तो आप क्या करें, जो बच्चे LLB कर रहे हैं आप उनको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 5 साल की डिग्री, आप 3rd ईयर तक आप उनको सारे लॉज पढ़ा दें, अच्छे तरीके से उनको समझाएं, हर चीज़ करवाएं। जस्ट थ्योरी पे आप तवज्जो दें, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप करें, क्लासेस के अंदर जो है ना आप सेमिनार्स करवाएं। यानी ये फील्ड तो ऐसी है वकालत, तो जिसमें आप जो है ना पब्लिक फिगर जितना हो सकते हैं, आप जितना बोल सकते हैं, जितना बयान कर सकते हैं। बोलने का हर किसी का मतलब नहीं है कि आप जो है ना बस इररिलेवेंट बातें बोल रहे हैं जो आपसे फील्ड से रिलेटेड है, क्योंकि समटाइम ये भी कॉन्सेप्ट होता है, समटाइम ये भी कॉन्सेप्ट होता है, लोग समझते हैं कि बात करना जी जी इतनी ही सेंसिटिव फील्ड है। अगर आप बीइंग एडवोकेट अगर कोई गलत बात करते हैं तो मतलब आपको ये भी ऑब्जेक्शन होता है। बिल्कुल, खाली मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ बोलना है, मतलब आपको लॉ के मुताबिक एग्जैक्टली जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि लॉ ने आपको इजाजत तो दी है, बट डजंट मीन कि आप इतना इररिलेवेंट बोल रहे हैं कि आप उसके अपने क्लाइंट का ही नुकसान कर रहे हैं। तो 3 साल आप पढ़ाएं बच्चों को, 2 साल में आप उनको यूनिवर्सिटी में ही रखें, आप उनको पास आउट ना करें, यूनिवर्सिटी में ही रखें, और उनकी मार्किंग भी होनी चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए। फिर आप उनको दें प्रोजेक्ट्स। आप क्या करें कि जो बच्चा कंपनी लॉ की प्रैक्टिस करना चाहता है, आप उनको 6 महीने के लिए कंपनी के अंदर भेज दें, वो कंपनी में जाए। आप भले उसको स्टिपेंड भी ना दें, कुछ भी ना दें, क्योंकि उस बच्चे ने तो यूनिवर्सिटी आना है, 5 साल उसने तो अपनी स्टडी मुकम्मल करनी है, 3 साल उसने पढ़ लिया। अब वो सुबह क्या करेगा, सुबह जाएगा, एक आपकी यूनिवर्सिटी आया, यूनिवर्सिटी में अपने टीचर्स के साथ एक पूरा ग्रुप कंपनी चला गया, और वहाँ पे कंपनीज़ के जो भी मसाइल हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंपनी को कैसे इश्यूज़ आ रहे हैं, कैसे एम्प्लॉयज़ के मसले आ रहे हैं, क्या क्या मसले हैं, वो रोज़ाना वहाँ पे जाएं, वो देखें, वहाँ पे वो देखें। उसके बाद आप उन बच्चों को जो कंपनीज़ में हैं, उनकी जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, वो विद इन अ कंपनी एक बनाए ऑर्गेनाइजेशन, उन्हीं बच्चों की जो पढ़ के आए हैं लॉ, वो बच्चे बैठ के आर्टिकल 17 वो बच्चे बैठ के क्या ये आपका राइट है कि आप कोई भी कैंपेन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। दूसरे सब्जेक्ट में देखें, यानी कि आपका साइकोलॉजी भी उसकी भी प्रैक्टिकल है। Exactly. और मैंने जितने भी सब्जेक्ट देखे जो प्रैक्टिकली मतलब उनके प्रैक्टिकल्स हैं, वो सब्जेक्ट साथ साथ प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। देखें ना, फिर आप कितना इजी फील करेंगे। मैंने कंपनी लॉ पढ़ा, मैं उसको प्रैक्टिकली देख रहा हूँ कि कंपनी में ये इशू आ रहा है, ये वजह आ रही है, रजिस्ट्रेशन के अंदर ये मसला आ रहा है, किसी ने अगर कॉन्ट्रैक्ट में वो इलेक्शन कर दिए तो मैं कैसे उसको, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली गो थ्रू कर रहा हूँ। इसी तरह आप वो बच्चे जो क्रिमिनल साइड पे जाना चाह रहे हैं, अच्छा इससे आपके पास है ना प्रोडक्ट क्रिएट होगी, आपके पास क्रिमिनल लॉयर्स अच्छे से अच्छे मौजूद होंगे, कंपनी लॉयर्स अच्छे से अच्छे मौजूद होंगे, कॉन्ट्रैक्ट के लॉयर, सर्विसेज के लॉयर, फैमिली के लॉयर, डेफिनेटली यही है। अब जब उसमें हम जैसे हमने बात की कि आपके पास इन तरह की रिस्पांसिबिलिटीज होती हैं, बहुत ज़्यादा। कोई भी बंदा आपके पास आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि आप सब कुछ आप हैं उसके लिए। बिल्कुल ये अगर मैं आपके पास कोई केस लेकर आता हूँ, बीइंग एडवोकेट तौसीफ भाई के पास में जाता हूँ, मेरा फला इशू है, मेरे इतनी कॉर्पोरेट लॉ में या टैक्स लॉ में मेरे इतने फला पैसे फंसे हुए हैं, मुझे ये हेल्प चाहिए। अब मेरा मतलब कि सब कुछ कौन है, एक वही है ना, तो भाई वकील ही है ना सब कुछ। एग्जैक्टली हम तो बिल्कुल उम्मीद है जी बोलने का कहा, जैसे कि वकील एक आज़ाद फील्ड है, इतनी ही सेंसिटिव भी है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके घूम रहे होते हैं लोगों की,
आपका मेंटली माइंड कहीं और होता है, आप किसी के लिए लड़ रहे होते हैं अपना सब कुछ छोड़कर। मतलब वही बात आती है कि हमें सिर्फ ये इजाज़त नहीं है कि आप जाएं और जाके केस लड़ लें। सबसे पहले तो यही होता है कि आपको उस केस के बारे में नो हाउ होनी चाहिए और फिर आप उसका केस डील कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैटर करती हैं। और अब हम बात कर रहे थे एजुकेशन के हवाले से स्टूडेंट्स की, तो सबसे जो मेजर फैक्ट है वो तो फाइनेंस का आता है। 5 साल तक आपको पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ फाइनेंस भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, एक्सपेंसिव भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। मतलब आप 5 साल बाद जाकर फिर जाकर 2-3 साल प्रैक्टिस करते हैं, तब जाकर अर्निंग शुरू करते हैं। तब तकरीबन तब आपको तक 8 से अब 9 देखिए ना, साल। वही रीजन आ रहा है जो इस हमें पीरियड में रिसेंटली स्टूडेंट्स के पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती तो हैं, आप कितने लोगों इश्यूज ने आते कभी हैं। एक्शन लिया इस चीज़ पे? मैं इसी पे जैसे मैं अपनी सजेशन ही दे सकता हूँ। मतलब मैं यहाँ पे इसी हवाले से बात कर रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा, इससे क्या बेनिफिट होगा जो हम बात कर रहे हैं कि 3 साल तक आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ाएं, स्टडी करवाएं, उसके बाद जब आप उसको प्रैक्टिकल फील्ड में लेकर आ जाएंगे, अब अगर एक क्रिमिनल लॉयर बनना चाहता है एक बंदा, तो आप उसको डिप्यूट कर दें पुलिस स्टेशंस के अंदर। उससे देखें आपका सबका फ़ायदा है, उसको ना crime सिर्फ का उस पता बंदे का होगा, फ़ायदा होगा उसको आयन का बल्कि पता सबका होगा। फ़ायदा होगा। देखें वो लॉ पढ़ के आ गया। अब हमारे यहाँ पे पुलिस एजेंसीज़ के जो लोग होते हैं वो इतना लॉ से अवेयर नहीं होते हैं, क्योंकि कॉमन वो लॉ इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते, वो रिलेवेंट लॉ पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम वहाँ पे हम 5, 6, 7, 8 लड़के जो हैं वो जो क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हैं वो पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। कोई भी बंदा जिसकी ग्रीवेंसीज हैं वो आया आपके पास एफआईआर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, वो उसका मसला सुनेंगे, वो देखेंगे कि लॉ हमारे पास क्या है। लॉ ये कहता है कि हाँ इस बंदे की रेमेडी अवेलेबल है, तो वो पुलिस को गाइड करेंगे कि हाँ आप इसको ये रेमेडी अवेल कर दें। अब इससे क्या हो रहा है, वो खुद बच्चा भी सीख रहा है, जो बंदा जिसके ग्रीवेंसीज हैं वो थाने में आया, उसका मसला भी हल हो रहा है, पुलिस को भी असिस्टेंस हो रही है, और मतलब तीनों चीजें चीज़ें उसका काम भी हो रहा है, फील्ड में भी काम हो रहा है। अच्छा, ठीक है? इससे आगे क्या होगा, अब इसी तरह फैमिली लॉज है, फैमिलीज़ के इश्यूज़ हैं। आप क्या करें, हर इलाके में ऑलरेडी भी हमारे पास लॉ मौजूद है कि हर इलाके में यूनियन काउंसिल होती है। तो जो बच्चे फैमिली लॉ सीखना चाहते हैं, जो लेडीज़ हैं स्पेशली फीमेल, उनको आप एक टीम बनाएं एक फैमिली लॉ की, और वहाँ पे डिप्यूट कर दें उनको उस एरिया के अंदर। वो क्या करें, 3 साल के बाद अपनी वो प्रैक्टिस शुरू कर दें। 2 महीने 4 महीने वो सारी प्रैक्टिकल चीज़ें सीख जाएंगे। उसके बाद वो क्या करें, आहिस्ता आहिस्ता फिर अप्लाई करना शुरू कर दें लास्ट ईयर के अंदर। 1 साल उनको आप प्रैक्टिस करवाएं, और यूनिवर्सिटी में ही रहते हुए फिर आप उनसे 1 साल की इंटर्नशिप कराएं, जो कि स्टिपेंड के साथ होनी चाहिए। जो ये एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, फाइनेंस वाली बात कर रहे हैं कि 4 साल तक बच्चे ने 3 साल बच्चे ने अच्छे से पढ़ा, 1 साल उसने एक्सपीरियंस किया। अब क्योंकि वो फ्रेश भी नहीं है, क्योंकि उसने चीज़ें सीख ली हैं बहुत सारी, तो अब वो अगर कंपनी में भी होगा, थाने में होगा, या फैमिली मैटर रिजोल्व कराएगा, तो उसके पास एक्सपर्टीज अवेलेबल होगी, काम करता जाएगा डेफिनेटली। तो वो क्या करेगा, आप उसको ज़्यादा नहीं इतना स्टिपेंड देना शुरू कर दें कि वो इंडिपेंडेंटली उस चीज़ से करना शुरू कर दें। ममालिक में बच्चों को प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, एग्जैक्टली यही होता है बच्चों को, और बच्चों को कानून सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल वे में उनको बताया जाता है। आइन बनाया किस वजह से गया था कि मुल्क कैसे चलेगा, मुल्क मतलब कैसे मकसद तो हमारा यही है ना कि आइन बनाने का कि मुल्क कैसे चलता है। और फिर वो जो फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो दिए इसी वजह से जाते हैं कि आप लोगों को अपने राइट्स का मालूम हो। जब तक आपको अपने राइट्स का मालूम नहीं होगा, आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। अच्छा, ये चीज़ तो हमारे असातिज़ा पे भी आती है बिल्कुल। कि वो हमें स्कूल्स या कॉलेजेस में, चाहे वो लॉयर हैं या नहीं है, लेकिन एक सेशन ऐसा हो जो है कि हमें एज ए स्टूडेंट बताया जाए कि आपकी बुनियादी, यानी कि एक फ़र्दी बुनियादी राइट्स क्या है, ताकि हम जो है हमारे बच्चे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कानून के मुताबिक अपनी ज़हनशीन करके बड़े हो जाए। अच्छा, इसके अलावा चलिए ये तो बहुत बुनियादी चीज़ है कि होना चाहिए इस चीज़ का, क्योंकि हम बेसिकली इस फील्ड पे डिपेंड करते हैं। बिल्कुल, यही टोटल हम इस फील्ड पे डिपेंड हर करते चीज़ का कनेक्शन एट द एंड जो है ना आपके लॉ से हमारे हकाइक जो बेसिक है, सारी मतलब तर्ज ज़िंदगी के लिए बेसिक चीज़ हकूक़ होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे हकूक़ हमें मालूम नहीं, और हमारे हकूक़ के लिए जो इदारे हैं, उन इदारों में जो लोग हैं, जो उनके वर्कर्स हैं, काम करने वाले हैं, उनको इस तरह से ट्रेन किया जाए कि वो हमारे लिए आसानी काम करें, और ना कि हम ऐसे बंदे के पास जाए जो अभी लॉ पढ़ के आया है और हमें मालूम नहीं है, और हम उसके लिए वो बेचारा भी तो ट्रेन नहीं है। उसका भी वही बात हो गई ना कि उसका कसूर नहीं है ना, क्योंकि वो अगर 5 साल पढ़ के आया तो वो प्रैक्टिकल तो बिल्कुल अच्छा, यहाँ से फिर मैं माजरत के साथ कहती हूँ कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक है, तवज्जो की ज़रूरत है। प्रैक्टिकली बड़ा हम कम है। इकोनॉमिकली लॉ
लॉस हो रहा है कंट्री का, बहुत जिस तरह से खतरनाक। हम बैकवर्ड होते जा रहे Backward हैं, होते जा अब तो नॉर्मल फैमिलीज के लिए भी इशू हो गया है स्टडी करवाना अपने स्टूडेंट्स एक तो यही बड़ा सबसे एक issue है। बिल्कुल फाइनेंस आकर कि सब कुछ आप खत्म कर जो है देता ना, है। एक आम बंदा जो एक लेबरर है या कोई भी है, उसका बच्चा तो जो है ना कॉलेज यूनिवर्सिटी तक जा ही नहीं सकता। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ, जो बड़े बड़े स्कूल हैं हम्म। उसमें भी तरबियत नहीं की जा रही। हम्म। आपको सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ आपके जो आपका एक क्या कहते हैं मतलब एक टाइम टेबल है वो कंप्लीट किया जा रहा है। हाँ, कोई और स्कूल्स को बनाए जाए सिर्फ बिजनेस एक Business बिजनेस purposes के लिए use पर्पस के लिए, कोई ख़ास चीज़ नहीं हो रही। लेकिन स्कूल्स की बात करें, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो ख़ास इवेंट्स में जैसे 14 अगस्त हो गया या कोई ऐसे ख़ास ईद मिलादुल नबी का इवेंट हो गया, मुहर्रम हो गया, बहुत सारे हैं पाकिस्तान में अगर देखें तो बच्चों की स्कूल्स की छुट्टियां हो जाती हैं। ये तो एक कॉमन प्रैक्टिस हमारे यहाँ पे बन गई है, आप जी। बिल्कुल अच्छे से जानती हैं कि जो भी इवेंट आया वहाँ पे बस डिक्लेरेशन हो गई कि भाई आज के दिन छुट्टी है। जी। अब ना बच्चे को पता है कि छुट्टी क्यों है, रीज़न क्या है, और सबसे पहली बात तो ये आती है कि संडे के अलावा छुट्टी कोई बनती नहीं है। बनती नहीं ठीक है, संडे आपका है, आप 7 दिन में से एक दिन बच्चे को रेस्ट दें। इसके अलावा जो आपने ये नेशनल हॉलीडेज बनाए हुए हैं जी, जितने जी। भी, बिल्कुल होने चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप मुहर्रमुल हराम है तो आपने उसको छुट्टी कर दिया। अच्छा, मजदूर डे और- में हाँ, हमें नहीं पता कि मजदूर डे क्या है, बच्चे मजदूर- घर में बैठ जाते हैं, उनको पता ही नहीं कि ये डे अब- क्यों मनाया जाता है। अब अब्रॉड में क्या होता है कि अगर लेबर डे आता है लेबर डे आता तो है। लेबर डे में वो तमाम मिनिस्टर्स, वो लोग, वो जाके बाकायदा मजदूरी करते हैं। एक कंट्री का तो मैं रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, इवन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स एक दिन लाजमी जो है ना साल में जाके खेतों में मजदूर ये वो इस तरह के काम करते हैं ताकि उनको रियलाइज हो कि ये लोग भी काम कर रहे होते हैं। और अब बच्चे देख के कितना सीख लेंगे कि देखिए, ये तो हमारी इंसान की नेचर है कि जब तक हम प्रैक्टिकली चीज़ों को नहीं देखते हम नहीं सीखते। हम बोलने से ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो जो हम देख रहे होते हैं उसको बहुत ज़्यादा एडॉप्ट करते हैं। तो मेरी एक ये रिक्वेस्ट भी है, जितने भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या जितने भी इदारे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट है, कि आप बिल्कुल इन डेज़ को सेलिब्रेट करें, बजाय इसके कि आपने उस दिन को छुट्टी डिक्लेयर किया और घर पे हम सो रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि दिन का इसका मकसद क्या है। या अब 14 अगस्त कितनी इंपॉर्टेंस का दिन है कि हमने एक मुल्क हमारा आज़ाद हुआ है, हम कैसे इसको सेलिब्रेट करें, इसमें बाकायदा हिस्ट्री इवेंट्स बताई होने जाए, चाहिए, उसमें हिस्ट्री होनी चाहिए बताने और के हम लोग बच्चों बस को बच्चों को मोटिवेट पिकनिकों करना पे चाहिए लेके कि भाई जाते हैं। देखें आज हमें 75 साल हो गए, तो 75 साल में हमने क्या खोया क्या और struggles क्या हैं पाया। हमारे। क्या ऐसा है कि जो लोग हमसे पहले आज़ाद थे वो किस जगह पे मौजूद हैं, जी। या जो हमारे बाद आए, और चाइना हम हमारे क्यों बाद हमने आया, अलग मुल्क की, बांग्लादेश हमारे बाद चाहत आया, क्यों की? इंडिया जी। हमारे साथ आया, तो जी, जी। क्या वो हमारे लेवल पे हैं या वो हमसे आगे चले गए? अगर आगे चले गए तो क्यों चले गए, चले उसके रीजंस क्या हैं? इन चीज़ों पे डिबेट होनी चाहिए, इन पे बात होनी चाहिए ताकि बच्चे इस चीज़ इन को सीखें। पैसिफिक डे एग्जैक्टली। अब 14 अगस्त है तो 14 अगस्त पे आप जितने भी उस दिन के इवेंट्स हैं, टीचर्स को इवन चाहिए कि टीचर खुद प्रिपेयर हो। बच्चे किससे इंस्पायर होते हैं? टीचर से अच्छा, अगर इंस्पायर होते स्कूल्स हैं। में इवेंट्स होते भी हैं तो सिर्फ तारीफी इवेंट्स होते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ होती है, अल्लामा इकबाल की तारीफ होती है, तारीफ होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल वो, उनकी हाँ। कारकिर्दगी को वजाहत की जाए, हिस्ट्री को वजाहत और की जाए, उस पे- बजाय तारीफ अगर आप के। हिस्ट्री नहीं बताएंगे हाँ। लोगों को, कल्चर नहीं बताएंगे हाँ। हमारे माशरा कैसे चलता है, कैसे अवेयर होता है, तो तब तक स्टूडेंट्स का अवेयरनेस नहीं अब होगी। मुझे पता है कि हमारे जो कौमी हीरोज हैं वो हमारे कौमी हीरोज हैं, लेकिन वो क्यों है, उन्होंने ऐसा क्या कारनामा किया? ये बच्चों को पता होना चाहिए, बच्चों को अवेयर करें। आप वो अवेयर कैसे होंगे? वो इसी तरह से अवेयर होंगे कि उस आप इवेंट में उस आके। दिन और को उसको इनसे बुलाते अच्छा हैं। इवेंट तो मेरे ख्याल से नहीं है। तो Definitely। जैसे कि 14 अगस्त हो गया, हमारा मुहर्रम उल हराम हो गया, ईद रबीउल निबात अव्वल नबी हो हो गया, गई, हाँ। हमारे नबी की तारीख बताई जाए, उनको अवेयरनेस किया जाए, इस्लाम के हवाले से और बताया बच्चों जाए। को ट्रेन किया Most जाए of कि the देखें important अब events होते हैं ये लोग। मुहर्रमुल हराम है, सब्र का दर्स दिया जाता है आपको कि कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, आपने जो है ना स्टैंड बाय रहना है, खड़े रहना है, आपने साबित कदम रहना है, पीछे नहीं हटना है। तो बिल्कुल। चीज़ें जब आप तक बच्चों को बताएंगे नहीं, उनको पता नहीं होगा, तो ये इवेंट्स फिर ये तो एक आई थिंक इस तरह छुट्टी करना तो फजूल है। हुजूर है। आप उस ये दिन को बहुत इस खास तरह बात से है, उस दिन को मेरी पर्सनल थिंकिंग ये होती है, मैं ये चाहता हूँ, मतलब मेरी दिली ख्वाहिश है कि वो दिन इस तरह से सेलिब्रेट होना चाहिए कि उस दिन उस पर्टिकुलर कोई ऐसा काम हो कि दूसरे मुल्कों के लोग जो है ना वो हमें देखें कि इन्होंने इस दिन को सेलिब्रेट किया। Productive हो, lesson तो हो यानी कि किसी के अगर हमारे 14 बिल्कुल। अगस्त आ रहा है, आप 14 अगस्त पे एक टाइम मुकर्रर कर दें पूरे मुल्क के लिए कि एक आर हम 14 अगस्त को 1 घंटा स्टडी करेंगे,
तो पूरा मुल्क रिकॉर्ड कायम करे कि भाई इस दिन 14 अगस्त पाकिस्तान के इतने करोड़ लोगों ने 1 घंटे स्टडी की। एक और मसला है हमारे पाकिस्तानियों का खासकर कि चलो अगर हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर भी ले स्कूल्स में तो रास्ते तो इस तरह बंद हो जाते हैं कि हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस को भी जगह नहीं होती। तो इस पे क्या कौन एक्शन लेगा? इस पे देखें ये अब ये तो बिल्कुल गैर कानूनी है। बिल्कुल ये दो बातें हो, ये बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। अगर हम ये कर देते हैं कि इन इवेंट्स को रोड की बजाय उन इंस्टीट्यूशंस में मनाएं जहाँ वो बंदा काम करता है। अब मैं एक वकील हूँ, मैं रोड पे निकलने की बजाय ये सेलिब्रेशन कहाँ पे करूँ? कोर्ट के अंदर करूँ। जो बच्चे हैं वो कहाँ पे सेलिब्रेशन करें? स्कूल में करें। जब वो सारे लोग जो रोडों पे होते हैं, जब वो अपने अपने इंस्टीट्यूशन में इंगेज होंगे ऑलरेडी, तो आपके पास रोड भी खुले होंगे, हर चीज़ खुली होगी। और दूसरी बात जो आपने की, अगर फॉर सपोज ऐसा कोई कर रहा है कि कोई अपने इवेंट सेलिब्रेट कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, ये बिल्कुल उसका राइट है, उसको करना चाहिए, दिखाना चाहिए, बट उन लोगों की भी सेफ्टी रखे, उन लोगों के राइट्स को भी जो है ना मद्देनज़र रखे कि जो लोग वहाँ से गुजरने वाले हैं। आपने सेलिब्रेशन करनी है, आपने कुछ भी करना है, हमारे पास पार्क्स मौजूद हैं, हमारे पास ग्राउंड्स मौजूद हैं। इसका तो नाम नहीं ले, चलो ये आज़ादी, हम लोग एक दूसरे की गाड़ियों को भी उलट देते हैं कि हम आज़ाद हैं, देखें ना। लेकिन जो खास इवेंट आते हैं जैसे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे अगर कोई बात 12 रबीउल अव्वल की बात करें तो वहाँ पे अब हम किसके नाम पे वो दिन बना रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसकी तालीमात को नहीं देख रहे, अखलाक के नाम पे। और दूसरे जो एम्बुलेंस भी, उसको भी जगह नहीं मिल रही है। अब वहाँ पे लोग, बंदा मर रहा है, उसको हार्ट अटैक हुआ है, उसको क्या पेन है, कुछ भी नहीं। यानी कि उसकी शख्सियत को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उस दिन को फॉलो कर रहे हैं, हम सिर्फ दिखा रहे हैं। दिखावा बहुत पाकिस्तान में आ गया है। और मुझे अफसोस क्या होता है कि ये कानून हमारे मुहाफिजों के सामने होता है। बाज़ औक़ात में पाकिस्तान में कभी सोचती हूँ, आप लोगों को बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं बोलती हूँ, मैं तो ये कहता हूँ बोलना चाहिए, जो गलत है उसको हमें अपने मुहाफिजों से डर लगता है। यही होता है डर। चाहे मैं कराची में रहती हूँ, चाहे मैं पंजाब में रहती हूँ, चाहे मैं सिंध में रहती हूँ, चाहे मैं बलूचिस्तान में रहती हूँ, पाकिस्तान में मुझे अपने मुहाफिजों से डर लगता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं अपने मुहाफिजों के पास जाऊंगी वो मुझे ही कहीं ना पकड़ ले। अगर मैं रास्ते में किसी की मदद करूंगी मुझ पे ही केस आयद ना हो जाए, अगर मैं किसी पे केस करूंगी मेरी ही तजलील ना हो। अगर खुदा ना खास्ता मैं बजाते औरत किसी रेप का शिकार हो गई या किसी तजलील का शिकार हो गई, अगर मैं जाऊंगी इंसाफ मांगने तो मेरी और ज़्यादा ना मुझे बरहाना हालत में घर आना पड़े। तो ये हमें पाकिस्तान में अपने मुहाफिजों से ज़्यादा डर लगता है। इस पे भी ये भी कहना चाहूँगा मैं देखें, अगर सब मुहाफिज की बात की जाए तो ये बात गलत भी हो सकती है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं, कुछ मुहाफिज और ऐसे भी हैं जिनकी वजह से ही ये सिस्टम चल रहा है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि सिस्टम में कुछ खास लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो बाइंसाफ है, उनको अगर पता है, को हम ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्टम में रहने वालों को पता है कि हमारे सिस्टम में खलल कहाँ पैदा हुई है, तो अगर वो लोग ही रोकथाम करें इस चीज़ की। उसमें एक छोटी सी बात आती है कि अगर हम मतलब हमें फेयर होना पड़ेगा, वही बात है कि हम नीचे से लेकर ऊपर तक हमें फेयर होना पड़ेगा। और हमें खुद भी ये चीज़ चाहिए कि अगर मुझे पता है, मैं किसी भी इदारे में जाता हूँ कि यार मैं इस चीज़ का अहल नहीं हूँ, मैं इस चीज़ का अहल नहीं हूँ, मैं इस जॉब का अहल नहीं हूँ और मैं वो जॉब परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं करनी चाहिए। बीइंग ए ह्यूमन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जहाँ जिस इदारे में मैं जा रहा हूँ वो इदारा मुझे देखे कि मैं उस क्राइटेरिया पे पूरा उतर भी रहा हूँ, नहीं उतर रहा हूँ। अब रीज़न जो आपने बताया कि कोई भी इदारा जहाँ हम जाते हैं हमें मिसडील किया जाता है, वो हमें प्रॉपर तरीके से डील नहीं कर रहे होते हैं। रीज़न क्या होता है कि आपने इनकॉम्पिटेंट लोगों को वो पोस्ट दी होती है। जब तक इनकॉम्पिटेंट लोग उस जगह पे मौजूद होंगे वो आपको कभी भी हेल्प आउट नहीं करेंगे। माजरत के साथ बैठने की तमीज़ नहीं होती है, डेफिनेटली एक टांग ऊपर एक टांग नीचे। आपका ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर, पता नहीं कितने ग्रेड का ऑफिसर जिसके पास मैं जाऊं और उसको बैठने की तो क्या, वो गुटखा खा रहा होता है और मुझसे बात, मैं एक औरत हूँ, मुझसे तहजीब नहीं है उसकी बात करनी, कैलिबर नहीं है कि वो मुझसे बात कर सके, मैं एक वूमन हूँ, तो मैं उस इदारे पे फिर और क्या एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन। यही बात है कि देखें ना, हमारे इदारों को, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि जो लोग हम अपॉइंट कर रहे हैं
चाहे वो कोई सा भी इदारा है, चाहे पुलिस का इदारा है, क्योंकि पुलिस पे इस वजह से ज़्यादा हम बात कर रहे होते हैं कि पुलिस से ही हमारी सारी चीज़ें कनेक्शन है, क्योंकि सोशल हमारे इशू उन्हीं से हैं। मुझे कोई भी अगर कुछ कहता है, मुझे कोई मारता है, तो मैं डायरेक्ट ना वकील के पास जाऊंगा, ना जज के पास जाऊंगा, ना प्राइम मिनिस्टर के पास जाऊंगा, मैं डायरेक्ट जो है ना एक पुलिस स्टेशन जाऊंगा कि सर मेरे साथ ये गलत हुआ है। तो बराए मेहरबानी वो लोग जो इन जगहों पे मौजूद हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन चीज़ों को आप देखें, डील करें और लोगों को फैसिलिटेट करें। अगर कोई बंदा गलत है, बिल्कुल आप उसको जो है ना कर्ब करें, उन लोगों को पकड़ें, सब करें, लेकिन फैसिलिटेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मुझे डर लगे यार, चोर से बचने की बजाय पुलिस से ज़्यादा डर लगे कि यार इस जगह से जाऊंगा तो पुलिस वाले खड़े होंगे, पता नहीं चेक करें क्या करें। मेरा भाई है, अगर मेरा सोर्स है, मेरे सोर्स है, मैं अपने भाई को किसी डिपार्टमेंट में लगा देती हूँ, अगर वो पुलिस का डिपार्टमेंट ही क्यों ना हो, लेकिन मुझे पता है कि मेरे भाई को वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता नहीं है जो मुल्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है, जिम्मेदारियां हैं, जो आपकी मुल्क की जिम्मेदारियां हैं। मेरा भाई उस चीज़ पे इंटरेस्ट ही नहीं रखता, तो मैं उसको एक बड़े से एक फर्दी तौर पे मेरा भी हक बनता है कि मैं सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं इन इदारों पे अपने बेटे को या भाई को ना लगाऊं। इस पे भी मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे एक जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई आप जो है ना गवर्नमेंट जॉब ले लें बस किसी भी तरीके से। ये सबसे बड़ा, अब ये सबसे बड़ा अलमिया है। इन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई देखें, आप हर उस इंसान को अप्रिशिएट करें, चाहे वो ठेला लगा के कमा रहा है, चाहे मजदूरी करके कमा रहा है, प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा है। आप ये ना कहें कि भाई गवर्नमेंट जॉब बेहतर होती है, ये है वो है। नो डाउट गवर्नमेंट जॉब। अच्छा 10-10 माजरत ये मैंने सुना है कि पैसे दे देते हैं गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, इन्हीं पैसों से बिजनेस शुरू करें, लेकिन वही बात है कि जॉब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप आम आवाम के लिए नौकर बन रहे हो, पहले आम आवाम के बुनियाद को तो समझें। आप उस माइंड सेट को खत्म करें कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब तो ले लेते हैं, फिर हमारा माइंडसेट ये है कि गवर्नमेंट जॉब ले बादशाह बन गए। बिल्कुल, आपने जाना नहीं है, आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है, आप सुबह जाओ, देर से जाओ, लेट आओ, यानी कि गवर्नमेंट जॉब को हमने ऐसा माइंडसेट किया हुआ है कि आप रिलैक्स हो गए। बिल्कुल मैं आपको एक बात बताती हूँ, क्योंकि मैं अवामी बात कर रही हूँ, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, खुद मेरे माशरे में मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बाहर हैं लेकिन उनकी गवर्नमेंट जॉब है, उनके जॉब में जो वो क्या कहते हैं हाज़िरी लगाते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं, वो कोई 10,000 रुपये उनको पे करते, बाकी सैलरी उनके अकाउंट में जाती है और वो सीट खाली है, और वो सीट खाली है, यानी कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं हो रही। जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मैं पैसे दे रही हूँ, मैं टैक्स पे कर रही हूँ, इस सीट पर बैठा हुआ है, तो जी, आप उससे क्या एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं? आप तो आपको काम कर रहे, आपको पता भी है वो गलत है, क्या एक्सपेक्ट करूँ? जो इन बंदों को देखकर भी अंधा है। पहले तो कहते थे कानून अंधा है, यहाँ पे तो गवर्नमेंट भी अंधा है। यही होता है कि देखें ना, हम सब लोग इसमें शामिल हो, हम सब लोग, मैं एज अवाम भी इसमें बिल्कुल, यही सबसे बड़ा आलम है कि अगर मैं हूँ, मैं अपनी फैमिली में फॉर सपोज मेरे भाई हैं, बहनें हैं, अम्मी अब्बू है, वो मुझे देख भी रहे हैं कि भाई ये तौसीफ ने जॉब ली हुई है और तौसीफ जा नहीं रहा है, वो मुझे क्यों नहीं मलामत करते? वो मुझे क्यों नहीं कहते कि यार आप गलत कर रहे हैं? ठीक है, उस इदारे की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चले वो इदारा ना भी देखे, वो कुछ नहीं कर रहा, मेरे घर वाले या मुझे खुद शर्म नहीं है कि यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं जा रहा, मैं क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा? क्योंकि पहले के अब्बू कैसे होते थे, मेरे जो दादा थे, मेरे अब्बू भी ये बात हमेशा मुझे बताते, मेरे अब्बू बिल्कुल खिलाफ थे रिश्वत के, चीज़ों के, बहुत बड़े ऑफिसर थे, लेकिन हमारा एक वही पुराना घर था, कोई जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं आते तो आपके पास एक्स्ट्रा घर भी नहीं बनते, बस आप उस पे कोई प्रॉपर्टी अभी तक हमारी नहीं है। तो मेरे अब्बू कहते थे कि अक्सर मेरे अब्बू को कहा जाता है कि आपसे जो कम ऑफिसर है उनके तो बड़े बड़े बंगले, आपका तो छोटा सा घर है। मेरे अब्बू हमेशा मुझे कहते थे कि मैं एक बार एक ऑफिस में जॉब करने गया, मेरे दादा मजिस्ट्रेट थे, तो मैं सैलरी पूरी अपनी माँ अम्मी के हाथ में दे देता था। कुछ महीनों बाद एक बंदा आया, मुझे कहा कि ये टाइप करें, मैंने टाइप कर ली, उन्होंने मेरे ड्रॉ में लिफाफा रख दिया। जब मैंने लिफाफा खोला 1,000 रुपये थे उसमें, उस वक्त 1,000 रुपये बहुत बड़ी बात थी। तो मैं जाके अपनी माँ के हाथों में अपनी सैलरी देता था, लेकिन मैं अपनी बीवी को रोज़ सिनेमा लेके जा रहा हूँ, रोज़ खाने पे लेके, मतलब आउटिंग करवा रहा हूँ। तो मेरे अब्बू ने एक दिन मुझे बुलाया, मुझे कहा पूरी सैलरी तो आप हमें दे देते हो, आपको सिर्फ मिलती है आपकी ट्रैवलिंग के लिए मतलब जेब खर्च, ये सिनेमा के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? तो मेरे अब्बू ने, भाई उनको पता ही नहीं था कि वो कर क्या रहे। मेरे अब्बू ने कहा इस तरह से कोई बंदे आते हैं, मैं टाइप कर देता हूँ, तो वो नीचे पैसे रख के मेरे दादा ने मेरे अब्बू को कहा अभी ये जॉब छोड़ दो,
रिज़ाइन दे दो। अब अब्बू ने कहा कि अगर मैं गलती करूँ, अब मैं नहीं करूँगा, मेरी अच्छी जॉब है, नहीं रिज़ाइन कर दो। उन्होंने रिज़ाइन करवाई और दूसरी जॉब पे लगवा दी। ये थे पहले के बाप। देखिए कितनी बड़ी बात है, मतलब मुझे सबसे बड़ी बात कितनी तो खुशी उन्होंने हो रही है ये उसको बात accept सुन के कि Accept माँ बाप किया कि ऐसे हाँ, हैं। लीव कर रहा हूँ। अब तो लीव करने के लिए भी एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर नहीं आप होगा, किसी को लेकिन लीव ये पहले के सबसे तरबियत question थी। पहला यही होगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। जी मैं कर रहा हूँ, मेरी रिस्पांसिबिलिटी मैं जानूँ। मैं जानूँ। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन होता है। हम अगर आप किसी को इस्लाह भी कर रहे हैं, किसी को अगर किसी को सही और गलत के बारे में भी बता रहे हैं, तो आजकल वो टाइम नहीं है। आप कोई क्रिटिसाइज कर देंगे, भाई आप कौन होते हैं हमारे मतलब सामने उसको ये करने बताया वाले? गया कि यहाँ पे तुम हराम कर रहे हो, ये यहाँ गलत पे ये है। गलत है, और ये किसी के हक खा कर जब भी आप गलत काम करते हो किसी का हक उसमें डेफिनेटली यही होता है, बिल्कुल देखिए, यही होता है। ये देखिए पहले के माँ बाप थे कितनी अच्छी बात और है, मुझे आपके तो माँ बड़ी बाप खुशी को भाई हुई। पैसे आ जाए बस। हाँ देखिए इसमें माँ बाप, बहन भाई, सब वाइफ, सबका रोल प्ले होता है, बच्चों, सबकी बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी इन चीज़ों को देखें। और हर चीज़ होती है वक्त के साथ साथ होती है, आप पेशेंट रखें। अगर आपको लगता है कि आप एक जॉब में जो है ना 30-40 हज़ार कमा रहे हैं और आप जो है ना अपना घर नहीं चला पा रहे, आप जॉब क्विट करके अपना बिजनेस कर लें। मैंने अभी आप क्योंकि कुछ और काम कर लें। टाइम बचाए, मैं आप लोगों का मैसेज भी लेती हूँ। उससे पहले मैं एक मौलवी की मैं एक बयान सुन रही थी जो कि मुझे बहुत पसंद आई कि बीवी को भी अपने शौहर से पूछना चाहिए कि जो पैसे आप लाते हो, जो मुझे जेवर लत्ते ये कपड़े वपड़े देते हो, आपकी सैलरी तो इतनी, ये पैसे आते कहाँ से? बिल्कुल ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने शोहरों को भी ज़्यादा बर्डन ना दें ताकि वो गलत कामों में मशगूल ना हो, क्योंकि हमारे मर्द हजरात सारे डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, तो उनको हम रिलीफ दें। अच्छा, क्योंकि मरागिश का वक्त ख़त्म होता जा रहा है, तो आप एक मुख्तसर मैसेज हम आपसे लेंगे जी। पब्लिक के लिए मैं यही मैसेज दूंगा और ख़ासतौर पे स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहूँगा कि जो जिस हद तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी अदा कर सकते हैं। देखें, इदारे करप्ट हैं, जो भी करप्ट हैं, कहीं कहीं भी प्रॉब्लम्स हैं हर जगह। उन सब चीज़ों को फेस करते हुए आपको अपने मकसद पे पूरा उतरना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पूरी कर सकते हैं और आपको करनी चाहिए। अपना फर्जी जिम्मेदारी, अपना जो फर्ज बनता है उसको पूरा करना जी, जी। चाहिए। बिल्कुल यही है कि देखें आप अपने साथ सिंसियर रहें। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी हैं, जो आपने परफॉर्म करना है, पहले हम अपना काम परफॉर्म करें, उसके बाद जो है ना हम सामने वाले को ब्लेम करें। और अच्छा यही होगा कि हम जो है ना प्रोडक्टिव वर्क करें, प्रोडक्टिव वर्क की तरफ आएँ, अच्छे कामों की तरफ आएँ। देखिए नेगेटिव भी हर जगह पे मौजूद है और पॉजिटिव भी, तो पॉजिटिविटी को अडॉप्ट करें, पॉजिटिव साइड पे जाएं। और लास्ट में जैसे भी आपने बात की कि बीवी को और घर वालों को भी पूछना चाहिए, तो इसमें सिंपल सी ये बात है कि आहिस्ता आहिस्ता से कुछ ऐसी चीज़ें करें कि बजाय इसके कि आपकी फैमिली मेम्बर में कोई एक बंदा अर्न कर रहा है, तो आप क्या करें, उनके जो है ना हेल्पिंग हैंड बने, उनके साथ हेल्पिंग हैंड बने, उनके साथ जो है ना ख्वाहिशात कम हाँ करें। ख्वाहिशात अपनी कम करेंगे। कि वो कहते जिंदगी का हैं standard मयार कर लें। कि इंसान की जो ख्वाहिशात हैं वो बादशाह की भी पूरी नहीं होती हैं, और जो क्या कहते हैं ज़रूरियात जो है ना वो हर इंसान की भी पूरी हो जाती हैं। तो ये है कि ख्वाहिशात भी रखें, हर चीज़ रखें, लेकिन उसके मुताबिक काम भी करें, उसके मुताबिक अपनी जो है ना हार्ड वर्किंग करें। और बाकी तो जो है ना ज़िंदगी इंसान की अच्छी है, उसको अच्छे से गुजारें, हेल्पिंग हैंड रहें। तवक्कल, बाकी ये दूसरों तो के सबसे साथ बड़ी सबसे बात सबसे है। बड़ी बात तो यही है कि इंसान को अल्लाह पर उम्मीद होनी अल्लाह पे चाहिए। उम्मीद क्योंकि होनी चाहिए। इंसानों के जरिए ही काम अल्लाह पे उम्मीद होनी चाहिए। और अल्लाह ने जो अहकाम दिए हैं वो कानूनी अहकाम नहीं, फ़र्दी अहकाम है। जैसे कि हमारे ऊपर जो हुक्म है पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के, अपनों के, भाइयों के, बहनों के, अगर सिर्फ हम वो ही हुक्म जो है उस पर हम वो फॉलो करें तो हमें, मेरे ख्याल से हम बेहतरीन माशरा बना सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों आए, बहुत अच्छा लगा। फिर मुलाकात होगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि फिर आप दोनों के साथ मैं प्रोग्राम करूँ। श्योर बिल्कुल, Thank हमें you भी so बहुत much. खुशी हुई आपसे बात करके और अच्छा लगा आज के प्रोग्राम। अरे थैंक यू गुलिचारू का। उम्मीद है कि मर्ची मरागे शुमारा बाज इंफॉर्मेटिव लगी था पढ़ सके। मैं कोशिश हमसे कि शुमारा चीज़ें दिल सरपदी भी दे, और सरपदी जो मैं बुनियादी हकूक़ आइनी बारे में गप को, मैं जो तालीमी इदारानी हकूक़ आइनी बारे गप को, ख़ासकर माँ आम जो मैं मसला या मैं चागिर तो आइनी बारे गप को उम्मीद है कि शुमारा सरपदी हासिल भी, जन चुके मन लाती सरपदी जो अमशी मनी मना जमा हल्का बलो चल देता इजाज़त वदी खैर बिकनती मात पे ख्याल अल्लाह मेहर बिकन तमन्नी गंचनी अल्लाह मेहर।